हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISPCS सिंप्लीफाइड। और ये है टेस्ट नंबर 5। पांचवा टेस्ट है BPSC 68 प्रीलिम्स के लिए, जिसमें से तीसरा है फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, थर्ड फुल लेंथ टेस्ट है और थर्ड फुल लेंथ टेस्ट है, जिसमें मैंने ऑलरेडी परफेक्शनाइज की एक टेस्ट करा रखी है। ये टेस्ट नंबर 10 है आपके पास। ठीक है, टेस्ट नंबर 10 जो परफेक्शनाइज ने कराई थी उसकी सेट भी है। ठीक है, और इस टेस्ट से कि पहले मैंने 5 टेस्ट करा रखा है, आप जाके देख सकते हो उसको। स्टार्ट करते हैं। BPSC 68 के लिए प्रीलिम्स टारगेट है हमारा, ठीक है ना। और इसमें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाँ, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वाज नॉट नोन ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के वक्त कौन सा मेटल नोन नहीं था। एक चीज़ तो आप समझ लीजिए, ठीक है, मेरी बैकग्राउंड कंप्लीट इंग्लिश है, लेकिन मैं फिर भी बाइलिंगुअल यूज़ करूँगा। ठीक है, बाइलिंगुअल कहने का मतलब मैं इंग्लिश में क्वेश्चन मेरा है और हिंदी में मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ठीक है, कोर डिक्शनरी हिंदी यूज़ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि मेरी जो बैकग्राउंड है वो कंप्लीट इंग्लिश है। उसको मैं मतलब इतना तो है कि हिंदी बोल सकता हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहोगे कि अगर आप मैं जैसे गॉल्जी बॉडी है उसकी अगर हिंदी बोलूँ, माइटोकॉन्ड्रिया की हिंदी बोलूँ, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। तो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वाज नॉट नोन ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इनमें से कौन ऐसा मेटल है जो नोन नहीं थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के वक्त। तो एक चीज़ तो जान लीजिए, आयरन जो है वो हमें मिला था 1000 BC में। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना है। अगर आयरन की खोज हो जाती ना तो सिविलाइजेशन चेंज हो जाता। आयरन की खोज होने का मतलब ही था सिविलाइजेशन शिफ्ट। आयरन की खोज होने का मतलब क्या था? आयरन की खोज होने का मतलब था एग्रीकल्चर, एग्रो रिफॉर्म। मतलब अगर आयरन मिल जाता ना समय से पहले तो क्या होता पता है? एग्रीकल्चर बढ़ जाते, लोग माइग्रेट नहीं करते, एक जगह रह के लोग खेती करते। ठीक है, और खेती तो करते ही, खेती तो इंडस वैली वाले भी कर रहे थे, लेकिन चीज़ें क्या थी ना, और इंटेंसिफाई हो जाती, प्रोडक्शन बढ़ जाता। ठीक है, तो एक चीज़ समझते हैं, कॉपर वॉज देयर। ठीक है, और इस सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो आयरन नहीं था यहाँ पे, ये याद रखना है। अब इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आयरन जो है हड़प्पन पीपल के लिए डिस्कवर्ड नहीं था। ठीक है ना। और एक चीज़ समझते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है उसको हम लोग ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ठीक है, और कुछ और भी मेटलर्जिकल एडवांटेजेस थी इसमें, कॉपर, ठीक है ना, लेकिन आयरन नहीं थी। इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखते हैं। कहता है द वर्ड सत्यमेव जयते, जो वर्ड है ना, इन द स्टेट एम्बलम अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव बीन टेकन फ्रॉम विच उपनिषद। किस उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते, जो हमारे स्टेट एम्बलम में अडॉप्टेड है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये लिया गया आपको मुंडका उपनिषद से, ये तो आपको पता होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है। अब देखिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इसका एक मतलब ही है कि ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स। ठीक है ना, अगर सत्य हमेशा जीतेगा, ठीक है ना, लाख झूठ बोल लो लेकिन एक सच जो होगा ना वो उसको वो फेंट नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। अब ये लिया गया है आपको एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर से, जो कि मुंडका उपनिषद में है। ठीक है ना, याद रखिएगा। इसको अडॉप्ट कब किया गया था हम समझते हैं। जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ ना, उसको अडॉप्ट किया गया नेशनल मोटो ऑफ इंडिया के तौर पे 26 जनवरी 1950 को। कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है ना, याद रखना है। अब चलते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या रहा? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लिटरेचर इज द अर्लीस्ट लिटरेचर की बात हो रही है। सिर्फ लिटरेचर की बात नहीं हो रही है, अर्लीस्ट लिटरेचर की बात हो रही है। ठीक है, तो वो था ऋग्वेदास। ऋग्वेदास वाज द अर्लीस्ट लिटरेचर। ठीक है ना। एक चीज समझते हैं, ऋग्वेदा जो है ना वो 1028 हाइम्स जो कि वैदिक संस्कृत में रिटन है उसमें। ठीक है, याद रखिएगा कि एंशिएंट इंडियन लिटरेचर में ना रिलीजियस टेक्स्ट के बारे में अच्छी सी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। ऋग्वेदा जो है वो एंशिएंट एंड अर्लीस्ट लिटरेचर है इंडियन फॉर्म का। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है विच एम्पेरर रोट द प्ले नागानंदा इन संस्कृत लैंग्वेज। नागानंदा को संस्कृत लैंग्वेज में किन्होंने लिखा? ठीक है, ये एक प्ले था, तो ये लिखा गया था आपको हर्षवर्धन के द्वारा। ठीक है, हर्षवर्धन के द्वारा नागानंदा लिखा गया था संस्कृत लैंग्वेज में। ठीक है, अब एक चीज़ और याद रखिए कि जो एक प्रोमिनेंट प्ले था, एक प्रोमिनेंट ड्रामा था संस्कृत में। ठीक है, प्रोमिनेंट एक्लेम्ड संस्कृत ड्रामा था नागानंदा, याद रखिएगा। ठीक है ना।
अब इसके नागडंडा में क्या था इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, हो सकता है क्वेश्चन कहीं घुमा के पूछ दे, ठीक है। तो देखिए बेसिकली इसमें क्या था ना, एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक था जिसमें एक पॉपुलर स्टोरी को ह्यूमन सेल्फ सेक्रीफाइस के बारे में, नागाज के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। अब एक चीज़ समझते हैं, हर्षवर्धना जो थे वो ग्रेट स्कॉलर थे संस्कृत में, और इन्होंने ही इस प्ले को लिखा था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन में, देखिए मान लीजिए एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, नहीं आता है, लेकिन अगर कहीं से संस्कृत लैंग्वेज की बात हो, संस्कृत डोमिनेंसी की बात हो, प्रोमिनेंसी की बात हो और हर्षवर्धन हो, तो आप थोड़ा तो लीन कर सकते हो ना, ऑप्शन एलिमिनेट करके चूज तो कर सकते हो ना, बिल्कुल कर सकते हो। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे, कह रहा है बुद्धिज्म इन नेपाल वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, बिल्कुल ये अशोक के द्वारा, अशोक के वक्त बुद्धिज्म नेपाल में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। देखिए इंपेरर अशोक थे ना, वो बहुत बड़े फॉलोअर हो जाते हैं बुद्धिज्म के। बुद्धिज्म के फॉलोअर होने के बाद वो जाते भी हैं लुम्बिनी, नेपाल जाते हैं, वहाँ के लोगों की टैक्स को माफ़ करते हैं, वहाँ पे जाके गरीबों को बहुत सारा दान भी करते हैं, ठीक है ना। अब एक चीज़ समझते हैं, जो मौर्य अशोक जो थे वो मौर्य एम्पायर से बिलोंग करते थे, ठीक है ना। उन्होंने अपने एक पिलर को लुम्बिनी में रखा। लुम्बिनी क्या है, बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा, 2nd सेंचुरी BCE में रख दिए थे ले जाकर, ठीक है ना। अब एक चीज़ याद रखिएगा, तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ ना, अशोक क्या करते हैं, कुछ मिशनरीज को नेपाल भेजते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, कहता है द रिलीजियस मूवमेंट ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वेयर लेड बाय, जो रिलीजियस मूवमेंट थे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के, ये किनके द्वारा लेड किया गया, ठीक है ना। ये थे क्षेत्रीय प्रिंसेस के द्वारा, ठीक है। क्षेत्रीय प्रिंसेस जो थे वो लीड किए थे सारे रिलीजियस मूवमेंट को, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के, ठीक है। इसके बारे में कुछ जानते हैं। देखिए बेसिक यही है कि जैसे आप एक चीज़ और समझिए, अशोक के जो एक सन थे ना, जिनको श्रीलंका भेजा था, अशोक अपने सन और डॉटर को तो भेजे थे किस चीज़ के लिए, तो बुद्धिज्म के प्रचार के लिए, ठीक है ना। जिसके लिए अभी भी हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन में एक चीज़ पढ़ते हैं कि बुद्धिस्ट कॉरिडोर को श्रीलंका में डेवलप करना चाहिए हमारे गवर्नमेंट को, ताकि हमारा जो कल्चरल डेवलपमेंट हो ना ज़्यादा हो, तो अभी भी वो चीज़ का इम्पैक्ट है। तो याद रखिएगा, किसी भी चीज़ का अगर पास्ट है तो उसकी फ्यूचर पे इम्पैक्ट है, ठीक है ना। इसलिए ऑलवेज ट्राई टू बी पॉजिटिव इन द पास्ट, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्या कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग विटनेस द रिजीन्स ऑफ 8 दिल्ली सल्तनत। देखिए 8 दिल्ली सल्तनत को के रिजीम को देखे थे अमीर खुसरो जी, ठीक है। आमिर खुसरो जी ने इस 8 के 8 दिल्ली सल्तनत के रिजीम को देखे थे। सोचिए आप इनका कितना था, तो इनके मैं रिजीम के एक्सपेंशन को बताता हूँ कब से कब तक था। तो याद रखिएगा 1253 से लेके 1325 तक, ठीक है। इनको ही फादर ऑफ कव्वाली कहा जाता है। वो क्या थे, एक इंडियन म्यूजिशियन थे, स्कॉलर थे एंड पोएट थे। याद रखिएगा, इंडियन म्यूजिशियन, स्कॉलर एज वेल एज पोएट, ठीक है। एक चीज़ और समझिएगा कि वो विटनेस किए थे 8 दिल्ली सल्तनत को, स्टार्ट किए थे गियासुद्दीन बलबन से और मोहम्मद बिन तुगलक तक आए थे यहाँ। याद रखिएगा, गियासुद्दीन बलबन से मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ तक, जिन्होंने कैपिटल को दौलताबाद शिफ्ट किया था, ठीक है ना। ये इनके बारे में तो याद ही होगा आपको। तो याद रखिएगा, अमीर खुसरो के बारे में बात हो रही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा था फेमस हजारा टेम्पल ऑफ विजयनगरा, द फेमस हजारा टेम्पल ऑफ विजयनगरा वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ, बिल्कुल ये कृष्णदेव राय के द्वारा बिल्ड किया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अच्छा, कृष्णदेव राय जो थे ना वो काफ़ी फेमस रूलर थे विजयनगर किंगडम के। और एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूँ आपको कि ये काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग थे, काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हो पावरफुल थे, ठीक है। इनके बारे में बाबर ने भी अपने बाबरनामा में एक्सप्लेन किया है, ठीक है, बताया है कि एक पावरफुल रूलर थे। एक चीज़ और जान लेते हैं, ये विजयनगर किंगडम के थे लेकिन ये तुलुप वंश से बिलोंग करते थे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है सुप्रीम रूरल ऑफिशियल ऑफ लैंड रेवेन्यू इन सल्तनत पीरियड वॉज। अगर हम लोग बात करें कि जो वैसे रूलर जो ऑफिशियल थे लैंड रेवेन्यू सिस्टम के सल्तनत पीरियड में, उनको हम लोग क्या कहते थे, ठीक है, उनको कहते थे चौधरी। याद रखिएगा, उनको कहते थे चौधरी, ठीक है ना। अच्छा, इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए बेसिक है ना, एक सोशल स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता था जिसमें डिफरेंट सेगमेंट्स के लोगों को, डिफरेंट ऑफिशियल्स को डिफरेंट पोस्ट के नॉमेनक्लेचर दिया जाता था, ठीक है ना। जिसमें चौधरी के बारे में भी एक डिस्क्रिप्शन है जो कि बताता है कि ऑफिशियल थे और लैंड रेवेन्यू सिस्टम के, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा था फर्स्ट ट्रू आर्क
ट्रू आर्क इन द सल्तनत मेमोरियल कुड बी सीन इन, जो पहला ट्रू आर्क बना ना, ठीक है ना, डोम शेप का, वो सल्तनत मेमोरियल में किसका है वो, ठीक है। तो याद रखिएगा ये टॉम्ब ऑफ बलबन है, बलबन के टॉम्ब में ट्रू आर्क देखने को मिलता है, आर्च शेप देखने को मिलता है, आप समझ सकते हो एक तरीके का इस शेप का, ठीक है। आप दिल्ली अगर आए हो कभी तो आप देख सकते हो डिफरेंट जो बलबन या फिर हुमायूं का टॉम्ब है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो याद रखिएगा। अच्छा एक चीज़ और समझते हैं, ये लोकेटेड कहाँ है, तो ये लोकेटेड है साउथ ईस्ट के कौन से, तो किला ए राय पिथौरा के साउथ ईस्ट वाले रीजन में, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये जो है ना पहला ट्रू आर्क है जो अपीयर हुआ है इंडिया में, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब कहता है शेख निज़ामुद्दीन औलिया, ये किसके डिसाइपल थे, ये किसके आप कह सकते हो फॉलोअर थे, ठीक है ना। शेख निज़ामुद्दीन औलिया जो थे वो बाबा फरीद के थे, ठीक है, वो बाबा फरीद के डिसाइपल थे, ठीक है ना। अच्छा हम कुछ और समझते हैं, हजरत बाबा फरीउद्दीन मसूद गंज ए सकर ऑल्सो नोन एज बाबा फरीद, ठीक है, उनको ही बाबा फरीद कहते थे। वो एक स्पिरिचुअल मास्टर थे, किसके, शेख निज़ामुद्दीन औलिया के, ठीक है। ये इनका जन्म हुआ था कोटवाल विलेज में, मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में, अभी प्रेजेंट पाकिस्तान में सिचुएटेड है वो, ठीक है। अलाउद्दीन सबीर कलियारी एंड नसरुद्दीन चिराग ए देहालवी वेयर ऑल्सो सम ऑफ हिज डिसाइपल्स, तो इनके डिसाइपल्स का नाम कुछ और भी है, ठीक है, लेकिन मेनली आपको शेख निज़ामुद्दीन औलिया याद रखना है, क्योंकि औलिया जी जो थे वो आगे चल के और इनकी इन्फॉर्मेशन को इनके जो स्टोरीज थे, मोरल्स थे, उनको बढ़ाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कहता है विच मेडाइवल रूलर इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ पत्ता एंड कबूलियत टू हेल्प द पीजेंट्स। याद रखिएगा ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, पत्ता एंड कबूलियत को शेर शाह के द्वारा लाया गया था, ठीक है ना। अब देखिए पत्ता एंड कबूलियत जो था वो शेर शाह जी के द्वारा लगाया गया था, जो मेडाइवल रूलर थे, ठीक है ना। इनके बारे में एक चीज़ और समझते हैं, पत्ता का मतलब क्या हो गया ना, देखिए पत्ता का मतलब हुआ ये एक तरीके का एक चिट दिया था, ठीक है, जिसमें ये लिखा होता था कि गवर्नमेंट का शेयर कितना होगा, मतलब किंगडम का शेयर कितना होगा, आपको कितना शेयर करना है, ठीक है। कबूलियत का मतलब क्या हुआ, जो पीजेंट्स थे ना वो इसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, पीजेंट्स जो इसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो पत्ता एंड कबूलियत का ये मतलब हो गया, ठीक है ना। तो इतना ही इसमें जानना है और ज़्यादा कुछ जानना नहीं। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 क्या कह रहा है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड द शुद्धि मूवमेंट, ठीक है ना। शुद्धि मूवमेंट को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने सपोर्ट किया था, तो वो थे आपको आर्य समाज, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में कुछ जानते हैं। देखिए शुद्धि मूवमेंट जो है ना वो स्टार्ट किया गया था आर्य समाज के, ठीक है ना, द्वारा, जिसके फाउंडर थे स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, इनके द्वारा फाउंड किया गया था शुद्धि। अब एक चीज समझते हैं, ये कब खुला था, ये खुला था आपको 1875 में, ठीक है। तो बेसिकली शुद्धि मूवमेंट का मतलब क्या था ना, कि जो लोग ऑलरेडी जो क्रिश्चियनिटी में या फिर इस्लाम में कन्वर्ट हो चुके हैं ना, जो हिंदूज़ हैं, उनको रिटर्न बैक लाना, एक तरीके से घर वापसी आप कह सकते हो, ठीक है, उस वक्त का घर वापसी, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द शुद्धि मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय आर्य समाज विच वेयर फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती इन 1875, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर टू द क्वेश्चन नंबर 14 एंड दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ बीपीएससी 68 प्रीलिम्स। बहुत ही नज़दीक है लेकिन ज़्यादा नज़दीक भी नहीं है। देखिए 25 दिन जो होता है ना, आप मानिए ना मानिए, बच्चे आज से तैयारी शुरू करके भी इसको क्रैक कर सकते हैं। क्वेश्चन की लेवल कुछ रहती नहीं है। हाँ एक रस जरूर है कि हाँ आपको थोड़ा सा लक फैक्टर, देखिए मेरा मानना है कि 2.5% आपका लक होना चाहिए, ठीक है, इसी को कहते हैं 2.5 गुना लक, तो इतना होना चाहिए तो आप आराम से क्लियर कर लोगे। देखिए 100+ लाना अब आसान है, क्वेश्चंस का लेवल वैसा रहता नहीं है। अब देखिए हम फ्यूचर नहीं जानते, लेकिन अब तक के ट्रेंड को देख के मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। अब आगे चलते क्वेश्चन 14 पे। कहता है द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन 1838, 1838 में जो फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया गया था ना इंडिया में, उसका नाम क्या है, ठीक है ना। उसका नाम है, एक मिनट मुझे थोड़े से थीन कर लेने दीजिए, ठीक है। तो वो है जमींदारी एसोसिएशन, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो ये पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था जो कि जिसका नाम है जमींदारी एसोसिएशन। इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ठीक है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, मतलब इंग्लिश में इसको यही कहेंगे ना। अच्छा एक चीज़ हम समझते हैं,
हाँ, एक चीज़ और समझते हैं, ठीक है ना। तो लैंड होल्डर सोसाइटी कहते हैं, इसको खोला गया था 1838 में, कहाँ पे, कलकत्ता में, ठीक है ना। ये पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था जो कि इंट्रोड्यूस किया था एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट लगाने के लिए। किस चीज़ के लिए? तो जो भी कंप्लेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फॉर एनी कंप्लेंट्स, ठीक है ना। इसका मेन पर्पस क्या था? टू सिक्योर द इंटरेस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड्स, तो लैंडलॉर्ड्स के इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए, तो एक तरीके से लैंडलॉर्ड के बेनिफिट्स के लिए था, ठीक है ना। क्लियर है? अच्छा, इसके फाउंडिंग मेंबर्स की अगर हम बात करें तो वो थे द्वारका नाथ टैगोर, ठीक है ना, द्वारका नाथ टैगोर, इनके इसके फाउंडिंग मेंबर थे। दिस इज ऑल अबाउट द जमींदारी एसोसिएशन और लैंड होल्डर सोसाइटी विच केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1838, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द प्रोग्राम ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज विजुअलाइज्ड बाय, किन के द्वारा ये विजुअलाइज किया गया था मेनली, ठीक है ना। ये किया गया था अरविंदो घोष के द्वारा। याद रखिएगा, ये जो स्वदेशी मूवमेंट की बात चली थी ना, ये अरविंदो घोष के द्वारा चलाया गया था, मतलब इनके द्वारा प्लान किया गया था, एक तरीके से इनके द्वारा देखा गया था कि हाँ ये पॉसिबल है, ठीक है। तो हम लोग कुछ जान लेते हैं। स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ जैसे ही पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो कि वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कर्जन के द्वारा अनाउंस किया गया, जो डिक्लेयर किया गया 1905 में, 1905 में, जिसको हम लोग बंग भंग भी जानते हैं। तो 1911 तक चला था ये बंगाल विभाजन, कंप्लीट डिवाइड जो होने के बाद। तो अरविंदो घोष का कहना था कि एक स्वदेशी मूवमेंट लाते हैं जहाँ पे हम लोग जो भी ब्रिटिश की चीज़ें होंगे ना, गुड्स होंगे ना, उसको बहिष्कार करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और समझते हैं, ये प्री गांधीयन मूवमेंट से पहले का सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कॉम्पोनेंट था, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मूवमेंट था, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखना है। अच्छा, इसके चीफ आर्किटेक्ट का नाम तो पता चल ही गया आपको, अरविंदो घोष थे। चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट प्रेजेंट एट द फाउंडिंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के वक्त जो फाउंडिंग सेशन था उसमें कौन प्रेजेंट नहीं थे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और इजी है। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जी नहीं थे, ठीक है, याद रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जी नहीं थे, ठीक है ना। इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए उस वक्त क्या हुआ था, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और साथ में आनंद मोहन बोस जो थे ना, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन जो थे ना, वो बंगाल में थे 1876 में। वो यूथ नेशनलिज्म पे उस वक्त काम कर रहे थे, ठीक है, इससे ख्याल रखिएगा। तो कौन कौन थे? तो अवेलेबल थे जस्टिस रानाडे जी, सुब्रमण्यम अय्यर, दादा भाई नेहरू जी, ठीक है ना, ये सब प्रेजेंट थे। और ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया गया था 1883 में, जिसमें वो इंगेज थे, ठीक है ना। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि तो जो सेकेंड कॉन्फ्रेंस चल रहा था ना, कहाँ, कलकत्ता में, ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस का, तो वहीं पे बिजी थे ये सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, उसको प्रिसाइड किया था, ठीक है ना, इसीलिए ये प्रेजेंट नहीं थे फाउंडिंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में, ठीक है ना। अब चलते क्वेश्चन 17 पे। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस बाल गंगाधर तिलक हैड एक्सप्रेस्ड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, मतलब स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ये किस सेशन में कहा गया था? तो ये कहा गया था लखनऊ सेशन में 1916 में, ठीक है ना। लखनऊ सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी की काफ़ी बात की गई थी, ठीक है ना, याद रखिएगा। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। यहाँ पे तिलक तो प्रोक्लेम किए ही थे, स्वराज इज माई बर्थ राइट आई शैल हैव इट, लखनऊ में 1916 में। अच्छा, एक चीज़ और जानिए, एक्सट्रीमिस्ट ज्वाइन किए थे कांग्रेस को, जो भी सूरत स्प्लिट हुआ था ना 1907 में, जो सूरत सेशन में जो स्प्लिट हुआ था मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट का, इस सेशन में आगे वो ज्वाइन कर लिए थे, ठीक है ना। इस सेशन में एक तरीके से ज्वाइन कर लिए थे कांग्रेस को, ठीक है ना। अच्छा, इसी में लखनऊ पैक्ट को साइन किया गया था बाय द एफर्ट ऑफ किसके एफर्ट से? तिलक, एनी बेसेंट, ठीक है ना। और यहीं पे एक फेमस कांग्रेस लीग का एग्रीमेंट हुआ था। लीग कहने का मतलब मुस्लिम लीग का, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। अब देखिए कहता है अरविंदो घोष वॉज ब्रिलियंटली डिफेंडेड इन द अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। तो अरविंदो घोष को ब्रिलियंटली डिफेंड किया गया था अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में, और ये किया गया था चित्तरंजन दास जी के द्वारा में। याद रखिएगा, इनकी हेल्प किए थे CR दास, ठीक है ना, चित्तरंजन दास, ठीक है। याद रखिएगा, जो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस था ना 1908 का, वहाँ पे 39 लोगों को कन्विक्ट किया गया था, ठीक है ना, जिसमें अरविंदो घोष भी थे और उनके ब्रदर बरिंद्र घोष भी थे। याद रखिएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट अरविंदो घोष प्लस बरिंद्र घोष, ठीक है ना, दोनों भाई थे। आप समझिए उनके ब्लड में क्या था कि दोनों भाई अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में थे, और सोचिए उनकी जो स्टेट ऑफ माइंड थी वो क्या था, और उनकी फैमिली का एक्सेप्टेंस रेट कितना था, ठीक है ना।
अब देखिए, कभी भी हिस्ट्री को इस तरीके से पढ़िए जो आप उसको रिलेट करके पढ़िएगा ना, चीज़ें याद रहेगी। तो 1908 में जो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था, वहाँ 39 लोगों को, जिसमें अरविंदो घोष और उनके ब्रदर बरिंद्र घोष को अरेस्ट किया गया था। किस चार्ज में? तो चार्ज था उन पे पॉसेसिंग इलीगल आर्म्स एंड बॉम्ब, ठीक है, याद रखिएगा। इस केस में 17 लोगों को सेंटेंस किया गया, जेल किया गया था, और अरविंदो घोष को डिफेंड कर लिया गया था, बचा लिया गया था चित्तरंजन दास जी के द्वारा, ठीक है ना। इनके भाई को नहीं बचा पाए थे वो, बरिंद्र घोष को, ठीक है ना, जिनको बाद में फांसी दे दिया गया था, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 क्या कह रहा है? कहता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA की बात हो रही है। ये फॉर्म किसके द्वारा किया गया था, ठीक है ना? ये किया गया था मेनली फॉर्म चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा, ठीक है ना, याद रखिएगा। HSRA की बात हो रही है, HRA नहीं, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की बात नहीं हो रही है, HSRA की बात हो रही है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। देखिए, सितंबर 1928 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन को, जो कि एक रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था, इसको स्टैब्लिश किया गया फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के पास। फिरोज शाह कोटला जो नई दिल्ली में है वहाँ पे, जहाँ पे भी फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है, ठीक है ना। किसके द्वारा? चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। चंद्रशेखर आज़ाद थे, भगत सिंह थे, सुखदेव थे और बहुत सारे लोग थे, ठीक है ना। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो वर्क किया था काफ़ी डेंजरसली। कब से कब? 1928 से लेके 1931 तक, याद रखिएगा। 1928 से लेके 1931 तक ये काफ़ी फियर्सली काम किया था, काफ़ी करेजियसली, काफ़ी फियर्सली, ठीक है ना, याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए, दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद एंड राजगुरु, पुलिस सुपरिटेंडेंट जो सॉन्डर्स थे ना, उनको मार दिए थे 1928 में। को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु जो थे ना, वो मार दिए थे पुलिस सुपरिटेंडेंट सॉन्डर्स को। किस चीज़ में? तो लाठी चार्ज हुआ था ना, जो साइमन कमीशन का जो अपोजिशन चल रहा था, उसमें लाठी चार्ज हुआ था, और तो जो लाला लाजपत राय जी के सर पे लग गया था ना, उनकी डेथ हो गई थी। उनका ही बदला लेना था इन लोगों को, ठीक है ना, याद रखिएगा। और 8 अप्रैल 1929 को, ठीक है ना, याद रखिएगा, 2 मेंबर थे HSRA के, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो थे, वो बम फेंके थे। कहाँ पे? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, 8 अप्रैल 1929 को, ठीक है ना, जहाँ पे प्रोसीडिंग्स चल रहा था ट्रेड डिस्प्यूट्स एंड सेफ्टी बिल का। एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में इसलिए बताई क्योंकि ये क्वेश्चन VVI है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 क्या कह रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ठीक है ना। देखते हैं कौन कौन सा ट्रू है, फिर आगे चलते हैं। हाँ, कह रहा है द लीग अपोज द स्वदेशी मूवमेंट। बिल्कुल, उन्होंने अपोज किया था स्वदेशी मूवमेंट को। बाद में हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन को भी देखते हैं, ठीक है। द लीग सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बिल्कुल, ये भी किया था क्योंकि वहाँ पे ईस्ट बंगाल का फॉर्मेशन हो रहा था, बांग्लादेश का टर्म आ रहा था, ठीक है ना, याद रखिएगा। मुस्लिम लीग की जो बात होती है, वो सपोर्ट किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल को, ठीक है। अब चलते हैं सी पे, देखते हैं। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द नवाब सलीमुल्लाह। बिल्कुल, ढाका वाले नवाब सलीमुल्लाह या आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह, इन सब के सपोर्ट से ये बना था। तो ये भी एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है। नाम याद रखिएगा, नवाब सलीमुल्लाह। ये हम लोग आगे यूज़ करेंगे जब हम लोग मुस्लिम लीग की बात करेंगे, ठीक है ना। अब चलते ऑप्शन डी पे। कहता है इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता इन 1906। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये कलकत्ता में नहीं खोला गया था। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, ये कलकत्ता में नहीं खोला गया था। और बेसिकली इसके बारे में हम लोग कुछ समझ लेते हैं, पहले कुछ बातें समझ लेते हैं। ये फाउंड किया गया था ढाका में, ढाका जो कि प्रेजेंट डे बांग्लादेश में है, ठीक है ना, उस वक्त ईस्ट बंगाल में था, ठीक है। इसको फाउंड किया गया था 30 दिसंबर 1906 को। मैं कुछ फैक्ट्स डाल देता हूँ ताकि आपके लिए आसान रहे, ठीक है। इसको फाउंड किया गया था 30 दिसंबर 1906 को, ठीक है, ये याद रखिएगा। और साथ में ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंड हुआ, और कहाँ पे हुआ था? तो ढाका में हुआ था, ठीक है ना। कुछ चीज़ों को याद रखना है। और इसके फाउंडर्स जो मेंबर्स थे वो बेसिकली ख्वाजा सलीमुल्लाह, विकर उल मुल्क, सैयद आमिर अली, सैयद नबीलुल्लाह। और याद रखिएगा, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग था, जिसको हम लोग मुस्लिम लीग भी कहते थे, वो एक पॉलिटिकल पार्टी था, इस्टेब्लिश किया गया था 20वीं सेंचुरी ब्रिटिश इंडियन एम्पायर के समय में ही, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस ऑफ 1924। अब हम लोग बात कर रहे हैं कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस। एक मिनट, थोड़ा सा इसको, हाँ, बात कर रहे हैं कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1924 की बात कर रहे हैं। और कह रहा है कि इनमें से कौन एसोसिएटेड नहीं थे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, उसमें MA अंसारी जो थे वो नहीं थे, ठीक है ना, वो एसोसिएटेड नहीं थे। समझते हैं इसके बारे में, कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस क्या था। देखिए, टू रिप्रेस द इंक्रीजिंग पावर ऑफ कम्युनिस्ट इन इंडिया, फ्यू कम्युनिस्ट लीडर वेर ट्राइड
ऑन द बेसिस ऑफ ए कॉन्स्पिरेसी इन कानपुर। देखिए कम्युनिस्ट की ना इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ रही थी इंडिया में, तो उनको रिप्रेस करने के लिए, उनको सप्रेस करने के लिए कुछ कम्युनिस्ट लीडर्स को बंदी बनाया गया कानपुर कॉन्स्पिरेसी के तहत, ठीक है ना। ये केस क्या था, कब फेमस हुआ कानपुर, ये 1924 में लाइट में आया, ठीक है ना। 13 पर्सन्स ओरिजिनली थे जिनको एक्यूज़ किया गया कानपुर केस में, ठीक है ना। कौन कौन थे? एम.एन. रॉय थे, शौकत उस्मानी थे, ऐसे दांगे थे, आर.एल. शर्मा जी थे, सामुद्दीन हसन थे, डॉक्टर मनीला थे, सत्य भक्ता जी थे, मुजफ्फर अहमद थे, गुलाम हुसैन थे, एम. सिंगरावेल्यू थे, सिंगरावेल्यू, नलिनी गुप्ता थी, मिसेज वेलनेधून थी और संपूर्णानंदन जी थे। याद रखिएगा, या नलिनी गुप्ता जी थी, शौकत उस्मानी थे, मुजफ्फर अहमद थे, बस यहाँ एम.ए. अंसारी जी नहीं थे, ठीक है ना। याद रखिएगा। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जो नाम मैंने आपको बताया अगर आपको याद नहीं है तो आप कहीं लिख के रख लीजिए और उसको कानपुर कॉन्स्पिरेसी से या फिर कम्युनिस्ट लीडर के तरह से ट्रैक कर लीजिए। कभी कभी पूछता है कौन से लीडर किससे बिलोंग करते हैं, तो आपको ध्यान रहना चाहिए। चलते क्वेश्चन नंबर 22 पे, कहता है हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक सिपोय म्यूटिनी 1857। सिपोय म्यूटिनी 1857 वॉज रिटन बाय H.P. चट्टोपाध्याय, ठीक है। सिपोय म्यूटिनी 1857 एक सोशल स्टडी एंड एनालिसिस है, ठीक है ना। रिटन किसके द्वारा लिखा गया है? H.P. चट्टोपाध्याय के द्वारा, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर गॉट सेंटेंस टू बी हैंग्ड फॉर असैसिनेशन ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया इन इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में जो ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा गया, असैसिनेट किया गया, उसके लिए किनको किनको फांसी की सजा हुई थी, ठीक है ना। तो समझते हैं। देखिए, दो ही लोग थे, मदन लाल धिंगरा जी और उधम सिंह जी। उधम सिंह जी जो जनरल ओ डायर को मारे थे, हैरी ओ डायर को मारने गए थे, बट जनरल ओ, तो आपको याद है ना, उधम सिंह जो गए थे एक तरीके से वो 1919 13 अप्रैल 1919 जो जालियांवाला हत्याकांड हुआ था ना, उसका बदला लेना चाहते थे वो हैरी ओ डायर से, लेकिन जाकर के मार देते हैं माइकल ओ डायर को, ठीक है, लंदन में मार्च 1940 को, ठीक है ना। याद रखिएगा। लेकिन हाँ, ऐसा बात नहीं है कि माइकल ओ डायर जो थे वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, उन्होंने ही ऑर्डर दिया था, हैरी ओ डायर ने फायरिंग करवाया था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, माइकल ओ डायर भी रिस्पॉन्सिबल थे उस चीज़ के लिए, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं, मदन लाल धिंगरा जी के बारे में तो आपको पता होना चाहिए। 1 जुलाई 1909 को ये पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे इंडिया, स्टेट ऑफ इंडिया के। कौन? तो करजन वाइले, ठीक है ना, एंड कॉवेस जी लाला काका, ठीक है ना। याद रखिएगा, करजन वाइले एंड कॉवास्की लाल काका जो थे, उनको गनशॉट से ये निकाल दिए थे यहाँ से, समझ लीजिए अब आगे, है ना। तो याद रखिएगा, इन दोनों के बारे में काफ़ी प्रोमिनेंट है, भले ये इनको कहे कि एक तरीके से टेररिस्ट की तरह शो करें, लेकिन याद रखिएगा यही ओरिजिनल हीरो थे, ठीक है ना। उधम सिंह मूवी जरूर देखिएगा आप लोग, काफ़ी अच्छा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। कह रहा था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 ये क्या प्रोवाइड करता है? तो ये तो बिल्कुल कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात करता था, ठीक है ना। मुस्लिम्स और हिंदू और मुस्लिम को डिसइंटीग्रेट करने के लिए, तोड़ने के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करता है, और इसी को इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को ही हम मॉरलम इंटो रिफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात करता है, मुस्लिम्स को एक्सेप्ट करता है, एक अलग सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की कंसेप्ट को रखता है, ठीक है ना। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग मुस्लिम जो मेंबर्स होंगे ना, उनको इलेक्ट करेंगे सिर्फ मुस्लिम इलेक्टोरेट्स, मतलब जो मुस्लिम लीडर चुनेंगे वो मुस्लिम्स ही चुन सकते हैं उनको, ठीक है ना। आप समझ लीजिए, आप कोई नॉर्मल और जनरल इलेक्टोरेट्स की बात नहीं करेंगे किसी काउंसिल में, वहाँ मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम का ही सहारा होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब यही है कि मुस्लिम कम्युनिटी जो होगा वो उसको एब्सोल्यूट सेपरेट क्लास माना जाएगा इंडिया में। देयर शुड बी सम ऑफ द बाइफर्केशन एंड डिफरेंशिएशन बिटवीन देम। सो इट वॉज ऑल अबाउट द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एंड फूड दालो एंड राज करो शासन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 25 पे चलते हैं। कहता है हु लॉन्च द फर्स्ट होम रूल लीग मूवमेंट को किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया था बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, ठीक है। ये किया गया था बीजी तिलक जी के द्वारा। अब इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। तिलक स्टार्ट किए थे होम रूल लीग अप्रैल 1916 में। कहाँ से? पुणे से। याद रखिएगा अप्रैल, क्योंकि मैं अभी आगे चल के सितंबर की भी बात करूंगा जहाँ पे एनी बेसेंट जी इंट्रोड्यूस होंगी, ठीक है ना। याद रखिएगा, तिलक स्टार्ट किए थे होम रूल लीग अप्रैल 1916 में, ठीक है ना, और इसकी हेडक्वार्टर थी पुणे। अब देखिए, पहले विश्व युद्ध के वक्त, फर्स्ट वर्ल्ड वार के वक्त, जो एनी बेसेंट जो थे ना और तिलक दोनों डिसाइड करते हैं कि इस नेशनल मूवमेंट को, हमारे जो कंट्री इंडिया है उसमें एक नई लाइफ देते हैं, नई एक ऊर्जा देते हैं, ठीक है। तो तिलक डिसाइड किए होम रूल के टर्म को यूज़ करने के लिए, ठीक है ना। स्वराज की जगह पे होम रूल के टर्म को यूज़ किया था तिलक ने ही पहली बार, याद रखिएगा। इसी तरीके से होम रूल लीग फॉर्म किया गया एनी बेसेंट के द्वारा, जो सितंबर 1916 में किया गया, अप्रैल 1916 में किया। जब हम अप्रैल 1916 की बात करें तो वो किया गया था बाल गंगाधर तिलक के बारे में, ठीक है। और अगर हम एनी बेसेंट की बात करें तो इनकी जब हम बात करेंगे तो हो जाएगा सितंबर 1916, ठीक है।
दोनों रिलेटेड है होम रूल लीग से, होम रूल लीग से, ठीक है। याद रखिए छोटी छोटी चीज़ों को हमें दिमाग में रखना है। और इनकी जो हेडक्वार्टर थी ना वो थी अड्यार, अड्यार कहाँ है, मद्रास में, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, इसको इरेज करते हैं। देखिए मैं जो भी फैक्ट्स होता है ना सारे डाल दे रहा हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट सच में वाकई अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अगर नहीं लग रहा है तो फिर कोई बात नहीं है, बस सुन के आगे बढ़ जाओ, क्योंकि फ़ायदा तो करेगा वैसे भी। अगर अच्छा नहीं भी लग रहा है तो फ़ायदा जरूर करेगा, सुन जरूर लेना, ठीक है। 2 के स्पीड में सुन लेना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। कहता है ट्रीटी ऑफ अलीनगर वॉज साइन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स। याद रखिएगा ये साइन किया गया था आपको लॉर्ड क्लाइव एंड सिराजुद्दौला के बीच। ट्रीटी ऑफ अलीनगर जो था वो साइन किया गया था लॉर्ड क्लाइव एंड सिराजुद्दौला के बीच में। अब देखिए ये किया गया था इन दोनों के बीच में, और कब किया गया था, 9 फरवरी 1757 में किया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा 1857 से 100 साल पहले, ठीक है। ट्रीटी ऑफ अलीनगर, ठीक है, लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में किया गया था, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ों को रिलेट कीजिए, 100 ईयर्स बैक, 100 ईयर्स इन फ्रंट, ऐसे याद कीजिए, आपको यादें होंगी चीज़ें, ठीक है ना। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या था ना, इंग्लिश जो है ना वो कंसेंट दिए थे, क्या एक फोर्ट बनाया जा सकता है। इंग्लिश वॉज गिवन कंसेंट फॉर बिल्डिंग फोर्ट्स एंड ट्रेडिंग विदाउट पेइंग टैक्सेस। तो इंग्लिश को कंसेंट दिया गया था, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इंग्लिश को कंसेंट दिया गया था कि आप फोर्ट बना सकते हैं, बिल्डिंग्स बना सकते हैं और टैक्स पे ना, बिना किसी टैक्स पे किए हुए, ठीक है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। कह रहा है हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया व्हेन द कम्युनल अवार्ड वाज अनाउंस। जब कम्युनल अवार्ड को अनाउंस किया गया था ना तो उस वक्त कौन थे, उस वक्त थे लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन वाज द वन व्हेन वाइसराय ऑफ इंडिया, लॉर्ड वेलिंगटन वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया व्हेन द कम्युनल अवार्ड वाज अनाउंस्ड। याद रखिएगा। और इनके बारे में कुछ और हम जान लेते हैं। 1932 कम्युनल अवार्ड को अनाउंस किया गया था 1932 में, ठीक है ना, 16 अगस्त 1932 को, याद रखिएगा, बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनल्ड, ठीक है। कम्युनल अवार्ड जो अनाउंस किया गया था उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की इंट्रोडक्शन किया गया था, किनके लिए, हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स एंड अनटचेबल्स के लिए। याद रखिएगा हमेशा ये लोग माइनॉरिटी सेक्शंस को सेपरेट आउट किए। सेपरेट आउट करने के बाद उनको ये बताएं कि देखो तुम्हारे लिए पूरे देश की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमको सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लोग ही चुन के लाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, एक बाइफर्केशंस आ जाएगा, एक सेपरेसी आ जाएगा। जैसे हमारे 5 फिंगर्स होते हैं ना, 5 फिंगर्स अलग अलग रहते हैं लेकिन आखिरी में तो वो बेस से जुड़े होते हैं। अगर मानिए वो बेस से जुड़े ना हो तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे ना। तो ये अलग करने का उनका ज़्यादा वो रहता था हमेशा दिमाग में कि अगर हम अलग करेंगे तो वही फूट डालो राज करो, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कॉल महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन। फादर ऑफ द नेशन कहा गया था आपको, सिंपल सा है, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। बहुत ईजी है। इसको पहली बार कहा गया था फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी को, सुभाष चंद्र बोस को। याद रखिएगा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था, थॉट्स की डिफरेंस थी, एक्शंस कैसे लेना उसका डिफरेंस था, लेकिन कभी भी जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थे ना वो कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया महात्मा गांधी को। वो हमेशा उनको रेस्पेक्ट के व्यू से ही देखते थे, ठीक है ना। 6 जुलाई 1944 को जब बोस एड्रेस कर रहे होते हैं गांधी को ऑन आज़ाद हिंद रेडियो फ्रॉम रंगून से एड्रेस किए थे रेडियो पे 6 जुलाई 1944 को, वहाँ से वो गांधी को एड्रेस करते हैं और वो कहते हैं इंडियाज़ लास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हैज बिगन। मतलब इंडिया का जो लास्ट वॉर है ना इंडिपेंडेंस का वो स्टार्ट हो रहा है। और फादर ऑफ आवर नेशन किनके द्वारा, फादर ऑफ आवर नेशन उसको लीड कर रहे हैं। तो याद रखिएगा वो गांधी जी को ही डोनेट करते हैं इन चीज़ों को, ठीक है ना। अभी याद रखिएगा। और ये भी कहते हैं कि इन दिस होली वॉर ऑफ इंडियाज़ लिबरेशन विच आस्क फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड गुड विशेस। याद रखिएगा। चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर 29 पे। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कांग्रेस लीडर्स हैड पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा। ऑल इंडिया किसान सभा, एक चीज़ याद रखिए, जब भी नाम किसान सभा का आता है ना स्वामी सहजानंद सरस्वती को एकदम दिमाग में ले आइए फटाक से। स्वामी सहजानंद सरस्वती की बातें अगर आपके दिमाग में आ जाएगी तो आप तुरंत समझ जाओगे कि वो प्रिसाइड किए थे उसको, ठीक है। इसकी पहली मीटिंग जो हुई थी ना ऑल इंडिया किसान सभा की, वो हेल्ड किया गया था अप्रैल 1936 को। ऑल इंडिया की बात हो रही है, बिहार किसान सभा की बात नहीं हो रही है। याद रखिएगा ऑल इंडिया किसान सभा की बात हो रही है, लेकिन पहले बिहार किसान सभा को ही ऑर्गेनाइज किया गया था। उसके बाद ऑल इंडिया किसान सभा को 1936 में लखनऊ में, अप्रैल 1936 में लखनऊ में इसको पहला सेशन इसका हेल्ड किया गया था, जिसको प्रिसाइड किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, जो कि फार्मर्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे, पीजेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे, ठीक है ना। इस मीटिंग को एड्रेस किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एड्रेस किया गया था। और साथ में ही इस मीटिंग में स्वामी सहजानंद सरस्वती थे ना वो प्रेसिडेंट बने थे और एन.जी. रंगा जी जो थे ना वो सेक्रेटरी बने थे। याद रखिएगा एन.जी. रंगा जी थे वो सेक्रेटरी बने थे और जवाहरलाल नेहरू उसको वो किए थे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।
तो ये कांग्रेस लीडर थे जो पार्टिसिपेट किए थे ऑल इंडिया किसान सभा में, ठीक है ना, बाकी और कोई नहीं थे। चलते क्वेश्चन में 30 पे कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट फ्रेम्ड इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वाज सेट अप बाय। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जो कि फ्रेम किए थे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को, वो सेटअप थे क्या, वो किन के द्वारा सेटअप किया गया था? तो याद रखिएगा इसको लाया गया था कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, ठीक है। इट वॉज ब्रॉट अंडर द एम्बिट ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है ना, याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लाया गया था कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर। द प्रेसिडेंट ऑफ कैबिनेट मिशन डिक्लेयर्ड दैट द मेन पर्पस ऑफ दिस मिशन वाज टू मेक ए कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन इंडिया। मतलब सीधी सी बात है, आप में औकात है तो करके दिखा दो। पहले तो ब्रिटिशर्स यही कह रहे थे कि आप तो कर ही नहीं सकते हो, ठीक है ना, आप लोग यू ऑल आर नॉट इनफ लिटरेट सो दैट यू कैन फॉर्म और यू कैन कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ योर ओन, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया, ठीक है ना, बट हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी, हमारे प्रोमिनेंट लीडर्स जो थे वो तो चुटकी में करके दिखा दिए, ठीक है ना। अच्छा, एक यहाँ पे कंट्रोवर्सी आता है, लोग कहते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ों को कॉपी करके लाए हो, लेकिन हमेशा याद रखिएगा अच्छी चीज़ों को कॉपी करना कहीं पे मना नहीं होता है। और इसके एवज में जो एक्सप्लेनेशन दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उन्होंने ये कहा कि इट्स नॉट बैड टू कलेक्ट द थिंग्स, इट्स नॉट बैड टू कलेक्ट द गुड थिंग्स फ्रॉम द अदर्स। याद रखिएगा, जैसे हम लोग फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं जो हम लोग अमेरिका से एक्सट्रैक्ट किए हैं, हमेशा याद रखिएगा कभी भी अच्छी चीज़ों को लेना बुरा नहीं है। कभी भी ये कोई क्वेश्चन आए ना आपके इंटरव्यू में भी तो आप यही कहिएगा, यही वर्डिक्ट दिया गया था, ठीक है ना। दिस इज ऑल अबाउट द कैबिनेट मिशन प्लान एंड दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। अब चलते हैं क्वेश्चन में 31 पे। हाँ देखिए, कह रहा है द फोर्स पर यूनिट चार्ज, साइंस आ गया, कह रहा है द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज। देखिए हम लोग बात करते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए हम इसको आपको समझाते हैं। हाँ चलिए बात करते हैं। हाँ देखिएगा, मान लीजिए एक फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज प्रेजेंट है। अच्छा, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है प्रेजेंट, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैसे है, आपको नंगी आंखों से तो दिखेगा नहीं है, तो आप क्या करोगे ना, एक चार्ज लाओगे, इसको कहते हैं टेस्ट चार्ज, ठीक है। इस टेस्ट चार्ज को आप लेके आओगे, वर्क डन करोगे W, और इस टेस्ट चार्ज को लेके आओगे उस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में। आपको पता करना है कि हाँ, आपको ये पता करना है कि इस फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं, ठीक है। तो आप उस टेस्ट चार्ज कहने का क्या मतलब होता है, टेस्ट चार्ज कहने का ये मतलब हुआ कि ये चार्ज जो होगा ना वो बता देगा कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है, लेकिन ये चार्ज जो होगा वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को मॉडिफाई नहीं करेगा। दैट चार्जेस दैट वी विल ब्रिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड to know the existence of that electric field without manipulating or without disturbing the exact external electric field, ठीक है ना। इसको जब हम लेके आएंगे ना तो ये सिर्फ ये बता देगा हाँ भाई यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, ठीक है ना, लेकिन ये इस फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड है। और याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपको फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपका ऑप्शन डी हो गया। क्लियर है, ठीक है। साइंस में दिक्कत नहीं होगा, सो यू नो नॉट टू वरी अबाउट दैट। मैंने फिजिक्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट डाल रखी है, आप जाके 12 से 14 चैप्टर आप कंप्लीट देख सकते हो, ठीक है ना। चलते क्वेश्चन में 32 पे। 32 कह रहा था एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होगी, ठीक है ना। तो हम लोग कुछ समझते हैं, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर लेते हैं। तो एक चीज़ हम लोग जानते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना वो क्या होता है, आपको एग्जैक्टली अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो हम लोग बात जान लेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, या फिर चार्ज पर यूनिट एरिया। बेसिकली चार्ज की बात करेंगे तो हम लोग फ्लक्स की ही बात करते हैं, ठीक है। फ्लक्स का मतलब होता है कोई भी, जैसे मान लीजिए हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं है ना, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस की बात करते हैं। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें, तो नंबर ऑफ चार्ज लाइन्स की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ से फ्लक्स क्या आ जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, जो एरिया को वो क्रॉस करेगा, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, हम लोगों ने इससे पहले ही निकाला ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन पर कूलम लिख सकते हैं ना, ठीक है। एरिया क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स को, ये हो जाएगा आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। थोड़ा भी घबराने की बात है क्या, अगर आपको बेसिक रिलेशंस पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के बीच में, आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है,
ठीक है ना। और अगर आपको मेरा फिजिक्स के बारे में ज़्यादा जानना है या फिर फिजिक्स आपको लगता है टफ लग रहा है आपके लिए ना, आप जाओ, मैंने घटना चक्र की पूरी प्लेलिस्ट डाली है फिजिक्स की, आप जाके देख लो, बहुत चीज़ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। कह रहा है एन इलेक्ट्रिक हीटर इज कनेक्टेड टू द वोल्टेज सप्लाई, आफ्टर फ्यू सेकेंड्स करंट गेट्स इट्स स्टडी वैल्यू, देन इट्स इनिशियल करंट विल बी। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसको कनेक्ट किए हम लोग वोल्टेज सप्लाई से, ठीक है ना। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक हीटर है, ठीक है, बेसिकली क्रोमियम यूज़ करते हैं, तो इसको हम लोग वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि करंट कुछ समय के बाद ना स्टेडी वैल्यू पे चला जाता है। करंट स्टेडी वैल्यू का मतलब क्या हुआ, डीसी करंट फ्लो करने लगा, ठीक है, डीसी करंट, ठीक है। तो उसकी इनिशियल करंट क्या हो जाएगी, ठीक है ना। देखिए इनिशियल करंट क्या होगा ना, देखिए इनिशियली क्या होगा, वोल्टेज बाय करंट होता है, ये हो गया आपको रेजिस्टेंस। अब अगर हम लोग करंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा V/R, ठीक है। अब एक चीज़ समझिए, अब अगर हम लोग बात करें ना स्टेडी स्टेट करंट की, तो स्टेडी स्टेट में करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है, और वोल्टेज जो हो जाएगी वो कांस्टेंट हो जाएगी, एक तरीके से कम हो जाएगी। तो जब क्या होगा, हाँ सीधी से एक बेसिक चीज़ समझते हैं हम लोग। देखिए स्टेडी स्टेट में क्या होता है ना कि करंट जो होता है ना कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। बेसिक हम लोग अगर वोल्टेज की बात करें ना, तो देखिए स्टेडी में क्या, तो देखिए जैसे टाइम होगा ना वैसे टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि ये रेजिस्टिव एलिमेंट है और ये कॉइल है, ठीक है, कॉइल है। जैसे जैसे करंट इसमें फ्लो करेगा वैसे वैसे इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। देखिए रेजिस्टेंस जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस के, डेल्टा टी के, ठीक है। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। इसकी एक्सप्रेशंस क्या होती है वो भी मैं लिख देता हूँ, हालांकि उतना घुसने की जरूरत नहीं है। RT = R0 1 + अल्फा डेल्टा टी होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है टाइम के साथ, कॉइल है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट घट जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घट जाएगा, इसी से ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। तो करंट जो होगा स्टेडी स्टेट में वो स्लाइटली लेस होगा एज कम्पेयर टू स्टेडी करंट। आगे बढ़ते हैं, इतना ज़्यादा रिसर्च आपको करने की जरूरत नहीं है, बस एक चीज़ याद रखिएगा, रेजिस्टेंस जो होता है ना वो टेम्परेचर के साथ वैरी करता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घट जाएगा, सीधी सी बात है। इतना ही मार के आंसर आगे बढ़ना है 2। अब चलते हैं भी, आपको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है। कहता है द अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट विद अ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रॉक्सिमेटली फ्रॉम द जियोग्राफिक। अब देखिए अर्थ एक मैग्नेट है, ये तो पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ समझते हैं मैग्नेट का, मैग्नेट क्या होता है ना, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ से निकलता है आउटसाइड द मैग्नेट और साउथ की तरफ जाता है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है ना। नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा। ये आउटसाइड द मैग्नेट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अगर हम यही चीज़ इनसाइड द मैग्नेट की बात करें ना तो इनसाइड में उल्टा होता है, साउथ से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस निकलता है और नॉर्थ में इंटर करता है। अगर हम लोग आउटसाइड द मैग्नेट की बात करें तो नॉर्थ से साउथ जाता है, और हम लोग अगर इनसाइड की बात, तो यहाँ पर हम लोग अर्थ की बात करेंगे ना तो अर्थ हो जाएगा आपको साउथ से नॉर्थ में, ठीक है ना। साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा इंटरनल द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए इतना ज़्यादा भी जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी बिना कंसेप्ट के आगे बढ़ना कोई तुक नहीं बनता है ना। थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगा हमारे पास तो हम आगे किसी भी क्वेश्चन में परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। अंडर परफॉर्म करके कोई फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। कहता है एन अंडर वाटर स्विमर कैन नॉट सी वेरी क्लियरली इवन इन एब्सोल्युटली क्लियर वाटर। पानी कितना भी साफ हो, जो अंदर तैर रहे स्विमर है उनको कम दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ एक चीज़ की वजह से होता है, क्योंकि आई की जो होती है ना फोकल लेंथ चेंज हो जाती है। आई के लेंस की फोकल लेंथ चेंज हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंट मीडियम में जुड़ा है। एक तरीके से आप लेंस समझ लीजिए, ये आई है आपका, ठीक है। इसको हम लोग पानी में डाल दिए तो यहाँ पे वाटर हो गया और ये आई हो गया, तो एक तरीके से मीडियम चेंज हो गया ना, एक मीडियम ये दूसरा मीडियम। इस तरीके से क्या होता है, फोकल लेंथ आई का एडजस्ट नहीं होता और डिफरेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो जिसके कारण आई जो होता है वो कंप्लीट ऑल इमेजेस को एकोमोडेट नहीं कर पाता है जैसा वो एयर में कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है एयर से वाटर, तो आई की फोकल लेंथ चेंज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है उसको क्लियर नहीं दिखता, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। कह रहा है इन एन अर्थन पिचर द वाटर रिमेन्स कोल्ड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ। देखिए अर्थन पिचर होगा ना, यहाँ पे वाटर क्यों कूल रहता है, तो ये सिंपल सा प्रोसेस है इवेपोरेशन की वजह से। समझा देते हैं, एक मटके की बात कर रहा है ये, ठीक है। मटके का पानी काफ़ी अच्छा लगता है। आप देखिए इसमें क्या होता है ना, जैसे कि पोर्स होते हैं, पानी भरे हैं ना,
तो जब इस पे टेम्परेचर, अब कभी देखते होगे ना आप घर में, माँ देखते होगे, माँ को इस पे पानी छींटती रहती है या फिर कपड़े लपेट देती है भींगा हुआ। ऐसा क्यों होता है? जब भी क्या होता है ना, जब भी विंड इस पे आके गुजरती है ना, जब विंड टकराती है ना इस पे, तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो इवेपोरेट हो जाते हैं। इवेपोरेशन एक तरीका का कूलिंग इफेक्ट देता है। इवेपोरेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कूलिंग इफेक्ट। जहाँ से इवेपोरेशन होगा वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट आएगा, वहाँ पे टेम्परेचर डाउन होगा तो वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो ये इवेपोरेशन की बात हो रही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। अब देखिए केमिकल चेंज की बात हो रहा है, केमिकल चेंज की। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन है जो केमिकल चेंज है? देखिए, सोरिंग ऑफ मिल्क, मेल्टिंग ऑफ आइस, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। देखिए सीधी सी बात है, केमिकल चेंज होने का ये मतलब हुआ कि ऐसा चेंज जो एक बार चेंज हो गया ना उसको आप रिटर्न बैक नहीं कर सकते हो। रिटर्न बैक पॉसिबल नहीं है। जो मिल्क एक बार खट्टा हो जाए, दही बन जाए, क्या उसको फिर से मिल्क बना सकते हो? क्या बना सकते हो? आप बना सकते हो क्योंकि आप बढ़िया हो सकते हो, लेकिन मैं नहीं बना सकता। ठीक है, अब मेल्टिंग ऑफ आइस जो होगा ना वो कर सकते हैं हम, तो ये फिजिकल चेंज हो गया। अगर हम लोग नमक को पानी से निकालें और फिर से उसको पानी में डाल के घोल सकते हैं ना, बिल्कुल घोल सकते हैं, तो ये भी फिजिकल चेंज है। इसको रिट्रेस कर सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ वन होगा, सोरिंग ऑफ मिल्क। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, पास्चराइजेशन क्या प्रोसेस है ये कह रहा है। पास्चराइजेशन, देखिए पास्चराइजेशन मेनली क्या प्रोसेस है ना, इसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले मिल्क को गर्म करते हैं काफ़ी लंबे समय के लिए और उसको तुरंत कूल करते हैं। काफ़ी लंबे समय के लिए गर्म करते हैं और उसको तुरंत कूल करते हैं। ठीक है, ये दिया गया था ये कंसेप्ट किसके द्वारा? लुइस पास्चर के द्वारा 19th सेंचुरी में। ठीक है ना, 1864 के आसपास में लुइस पास्चर डिस्कवर करते हैं कि अगर हम गर्म करते हैं ना दूध को तो क्या होता है ना, उसकी बैक्टीरिया जो होती है ना वो मर जाती है। ठीक है, और एक सर्टेन टेम्परेचर तक उसको गर्म करना होगा या फिर उसको बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, तो पहले एकाएक गर्म करो एक्सट्रीम टेम्परेचर में, फिर सडन कूल कर दो, तुरंत ठंडा कर दो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा फर्स्ट, मिल्क इज हीटेड अप टू द लॉन्गर टाइम देन कूल्ड सडनली विद इन द स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। देखिए कहता है एलम्स प्यूरिफाई मडी वाटर बाय विच प्रोसेस। तो ये कोआगुलेशन प्रोसेस से प्यूरिफिकेशन करता है। ठीक है ना, समझते हैं। देखिए पानी गंदा है, ठीक है, उसमें हम लोग एक पानी गंदा है मान लीजिए, उसमें फिटकरी डाल दी है, पानी साफ़ हो जाएगा। अगर खाने में या फिर पानी में हम लोग चारकोल डाल देते हैं तो पानी सेटल डाउन हो जाता है। उसमें क्या होता है ना, बेसिकली जो भी गंदा पार्टिकल होता है ना जो कि उसमें इम्बेडेड होता है वो सेटल डाउन हो जाता है। तो सीधी सी बात है, कोआगुलेशन इज द प्रोसेस इन विच देयर इज अ प्रोसेस व्हेन द सॉल्यूट दैट आर सस्पेंडेड इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन विल गेट सेटल डाउन टू इट्स बेस। ठीक है ना, बेसिक यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोआगुलेशन प्रोसेस याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर डायलिसिस तो आपको पता ही होगा, ये किडनी फेलियर्स के वक्त यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। देखिए कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच्ड है? अब देखिए, हाँ, ओजोन डिप्लेशन जो है ना वो स्किन कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसकी वजह बता देता हूँ आपको। यहाँ पे UVC रेज, ठीक है ना, UVC रेज अर्थ के सरफेस पे रीच करती है जो कि हमको हार्मफुल होता है और स्किन कैंसर देता है। ठीक है, तो ये तो एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए इस एसिड रेन की बात करें ना, हम एसिड रेन की बात करें ना तो वो बेसिकली होता है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो एसिड रेन देता है सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। देखिए, और भोपाल गैस जो ट्रेजेडी हुआ था ना वो मिथाइल आइसोसाइनाइड की वजह से हुआ था। ठीक है, फ्लोराइड जो पॉल्यूशन होता है ना, फ्लोराइड जो हमारे दांतों को खराब करता है, टिथ वाला, तो इसी सारा इधर उधर है। बट हाँ, सिर्फ ओजोन डिप्लेशन स्किन कैंसर वाला कंडीशन सही है, याद रखिएगा। आप इस टॉपिक को आप अपने शॉर्ट नोट्स में डाल लीजिएगा, यहाँ से कुछ पॉइंट्स निकलता है जो एग्जाम में वेरी फ्रिक्वेंट होता है। ठीक है, चलते क्वेश्चन 40 पे। कहता है 41 पे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज टू मेक फायर प्रूफ क्लॉथिंग। याद रखिएगा, फायर प्रूफ क्लॉथिंग की बात हो रही है तो ये एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। एल्यूमिनियम सल्फेट होता है, इसको एकदम ध्यान रख लीजिए, एग्जाम में बहुत बार पूछता है। एल्यूमिनियम सल्फेट को डायरेक्टली यूज़ करते हैं प्रिपेयर करने के लिए फायर प्रूफ क्लॉथ्स में। ठीक है, चलते क्वेश्चन 42 पे। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट्स किसी हाइड्रोकार्बन का, ये हमें बताना है। ठीक है ना, देखिए मैं बताता हूँ आपको। पहला चीज़ समझ लीजिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है। एक होता है, आप नाम सुने होंगे ना, मिथेन, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट। सीधी सी बात है, मेथ में 1 हो जाएगा, एथ में 2, प्रोपेन में 3, ब्यूटेन में 4,
तो जैसे जैसे कार्बन की कंपाउंड्स बढ़ती है ना, उस तरीके से उसकी मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगी, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए, हाइड्रोकार्बन, मीथेन की बात करेंगे हम तो CH4 हो जाएगा। इथेन की बात करेंगे तो C2H6 हो जाएगा। प्रोपेन की बात करेंगे C3H8 हो जाएगा। अगर हम ब्यूटेन की बात करेंगे C4H10 हो जाएगा। तो देखिए मॉलिक्यूलर वेट इसी तरीके से तो बढ़ रहा है, जिसमें जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की वेट होगी उतना ज़्यादा उसका वेट होगा, ऑब्वियस है। तो यहाँ पे म्यूथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आप अगर जैसे नॉर्मली भी केमिस्ट्री में पढ़ते होगे ना, तो यही सीक्वेंस मिलता होगा आपको देखने को, ठीक है। तो मेथेथ, प्रोब्यूट, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड स्टफ। फूड स्टफ को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग कौन सा कंपोनेंट, कौन सा सब्सटेंस यूज़ करते हैं, तो वो यूज़ करते हैं सोडियम बेंजोएट, ठीक है ना। सोडियम बेंजोएट यूज़ करते हैं। देखिए बैटरी डाउन हो रहा है मेरे टैब का, और मेरा भी मैं थोड़ा सा चार्ज कर देता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है द एलिमेंट दैट मेंटेन्स बैलेंस बिटवीन एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी इन आवर बॉडी। एसिडिटी और अल्कलाइन जो हमारे बॉडी में होता है उसको बैलेंस कौन करता है, वो किस एलिमेंट के द्वारा मेंटेन किया जाता है, तो वो एलिमेंट है आपको फॉस्फोरस। याद रखिएगा, फॉस्फोरस जो है वो मेंटेन करता है, एक तरीके का एक फॉर्मो का फॉस्फेट है, ठीक है ना, जो मेंटेन करता है बैलेंस बिटवीन एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 45 पे। 45 क्या होता है वो देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक ड्रग, ठीक है ना। एंटीबायोटिक ड्रग, देखिए एक चीज़ आप समझ लीजिए, हाँ कहता है, देखिए ये जो है ना क्लोरोमेफेकिनॉल, ठीक है ना, ये एक एंटीबायोटिक है जो कि यूज़ किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं सल्फाग्यूनानाइडिन को, ठीक है ना। सल्फाग्यूनानाइडिन जो होता है ये भी एक आपको एंटीबायोटिक है, ठीक है ना, जो कि सल्फोनामाइड का एक फॉर्म है जो वर्क करता है एंटी बैक्टीरियल एजेंट में। तो देखिए चीज़ें क्या है ना कि आपको एंटीबायोटिक याद रखना है, तो लिख लेना कि ये एंटीबायोटिक है, ये एंटीबायोटिक है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, तो ये 2 हो गया, यहाँ पे A, B और C है, तो मोर देन वन ऑफ द अबव हमारा आंसर ही हो जाएगा, ठीक है। एस्पिरिन तो एनाल्जेसिस है जो पेन रिलीवर होता है, ठीक है ना। क्यूनिन जो होता है ये बेसिकली हमको मलेरिया के लिए जो प्लाज्मोडियम होता है ना, वो जो कैरी करके आपको जो मलेरिया हो जाता है जिसकी वजह से फीमेल एनाफिलोम मस्कीटो के द्वारा उसमें दिया जाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन 46 पे। अब देखिए क्या कह रहा है, 46 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट इज नॉट अ विटामिन। विटामिन कौन सा कॉम्पोनेंट नहीं है, ठीक है ना। तो देखते हैं, पायरिडॉक्सिन ये है, नियासिन बिल्कुल B6, नियासिन B6 कहते हैं इसको, राइबोफ्लेविन भी है, थायरोक्सिन जो है ना एक तरह का हार्मोन है, ठीक है। थायरोक्सिन जो है ना, देखिए पहले समझ लीजिए, नियासिन जो हो गया ना विटामिन B5 हो गया, ठीक है ना। नियासिन विटामिन B5 होता है, सॉरी, नियासिन विटामिन B5 हो गया। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 होता है, ठीक है ना। पायरिक्सोडाइन जो होता है ना ये विटामिन B6 होता है, ठीक है। और याद रखिए ये सारा विटामिन है। थायरोक्सिन जो ना हार्मोन है जो सिक्रेट किया था थायराइड ग्लैंड के द्वारा, तो मैंने आपको बताया ना ये हार्मोन है, ठीक है ना। तो दिस इज नॉट अ कंपाउंड और अ विटामिन, ठीक है ना, याद रखिएगा। और सब एक चीज़ और ध्यान जान लीजिए कि जो हार्मोन्स है थायराइड ग्लैंड से लिबरेट होता है, सीक्रेट होता है। जो थायराइड ग्लैंड है ना वो बिगेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है ना। बिगेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में, और ये गर्दन पे लोकेटेड होता है, नेक पे होता है, ठीक है ना। चलते हैं 47 पे। क्या कह रहा है, नो पेन इज फेल्ट वाइल कटिंग द नेल्स बिकॉज। क्यों ऐसा क्यों होता है कि हम जब नाखून काटते हैं, बाल काटते हैं तो कोई पेन नहीं होता है, बिकॉज नेल्स आर मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ डेड सेल्स इन विच देर इज़ नो ब्लड सर्कुलेशन। तो नेल्स में कोई ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, इसीलिए काऊ की नेल्स काट लो या फिर हम अपनी नेल्स काट लेंगे तो हमें कोई पेन नहीं होता, ठीक है। चलते क्वेश्चन 48 पे। कहता है इन रेस्पेक्ट ऑफ वुमेन मैन कैन सफ़र मोर ऑफ कलर ब्लाइंडनेस बिकॉज। देखिए मैन ज़्यादा सफ़र करते कलर ब्लाइंडनेस से, क्यों, ठीक है ना। तो इसका रीज़न है दे हैव ओनली 1 X क्रोमोजोम। याद रखिएगा, अगर हम लोग फीमेल की बात करें तो XX होता है, ठीक है। टोटल 23 पेयर में XX लास्ट पेयर होगा, और मेल में क्या होता है XY होता है, ठीक है ना। तो इसमें सिर्फ 1 X क्रोमोजोम होता है, इसी वजह से यहाँ पे इनको ये चीज़ ज़्यादा होता है, कलर ब्लाइंडनेस का फैक्टर ज़्यादा आ जाता है, ठीक है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 48। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 पे। कहता है द ब्लू बेबी पॉल्यूशन डिजीज इज ड्यू टू द एक्सेसिव प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रिंकिंग वाटर। याद रखिएगा, कोई बच्चा जन्म लिया ना, तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी उसके बॉडी में अमाउंट ऑफ नाइट्रेट्स ज़्यादा बढ़ जाए ना, नाइट्रेट्स ज़्यादा बढ़ जाए, तो उस केस में क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं उसको, ठीक है ना। ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है, एक तरीके का इलनेस है जो शुरू होता है जब हम लोग बॉडी में नाइट्रेट्स हमारे पानी में, हमारे फूड में ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है ना। किसी बच्चे में, खास करके ये बच्चे में ज़्यादा होता है, ठीक है ना। और ये जैसे ही खाते हैं नाइट्रेट्स को, ये कन्वर्ट हो जाता है नाइट्राइट में, ठीक है ना। अब देखिए नाइट्राइट रिएक्ट करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ और फॉर्म करता है मेथेमोग्लोबिन, ठीक है ना, जो कि
ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता है वो। अब जब ऑक्सीजन को बॉडी में कैरी नहीं कर पाएगा तो डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन होगा बॉडी में, तो बॉडी ब्लू टर्न हो जाएगा, ब्लू दिखने लगेगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, नाइट्राइट की वजह से होता है, नाइट्रेट की वजह से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए चलते क्वेश्चन 50 पे, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लाइट आर स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट। तो ऐसा कौन सा प्लांट है, ऐसा कौन सा लाइट है जो कि स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्ड हो जाता है प्लांट से, ठीक है ना। तो वो है, आपको एक चीज़ समझ लीजिए, ब्लू एंड रेड, ब्लू एंड रेड। अब एक चीज़ समझिए, अब तो आप कहिएगा कि यार प्लांट तो ग्रीन दिखता है, क्यों दिखता है ग्रीन, पता है, क्योंकि जो प्लांट है ना वो सारे लाइट को एक्सेप्ट कर ले रहा है, बट वो ग्रीन कलर को वो रिफ्लेक्ट बैक कर दे रहा है, इसीलिए वो आपको ग्रीन दिख रहा है, ठीक है ना। ब्लू एंड रेड को सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट करता है, स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करता है ब्लू एंड रेड को, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन 51 पे। 51 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबायोटिक कॉम्पोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। जब हम लोग एबायोटिक कॉम्पोनेंट की बात करेंगे ना, तो वैसे कॉम्पोनेंट जो कि नॉन ऑर्गेनिक है, ठीक है ना, जो नॉन लिविंग है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए। तो एबायोटिक कंपोनेंट का मतलब वो वैसे प्लांट है जो कि लिविंग नहीं है, ठीक है ना, वैसे चीज़ जो इन्वायरमेंट में हमारे इकोसिस्टम में है और लिविंग नहीं है। तो देखिए नॉन ग्रीन प्लांट तो बायोटिक हो जाएगा, डिकम्पोजर्स बायोटिक है, ग्रीन प्लांट्स बायोटिक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ग्रेविटी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे, कह रहा है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मोटर कंट्रोल। मोटर कंट्रोल मतलब सेंसरी न्यूरॉन होता है। जैसे आप चल रहे हो, तो मैंने आपको एक अपने हाथ से आपके फेस की तरफ ले गया ना, तो आप सडन आप चल कुछ और सोच रहे हो, अपने किसी के बारे में सोच रहे हो, और आप तुरंत अपने हाथ निकाल के अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगे। ऐसा कैसे हुआ, ये मोटर न्यूरॉन होता है, जो कि एकदम क्विक एक्शन होता है, रिस्पॉन्स देता है स्टिमुलाई को, जो कि उनको स्टिमुलस किया है, ठीक है ना। तो ये किस पार्ट, जो मोटर कंट्रोल होता है ना, बेसिकली ये सेरिबेलम में होता है, सेरिबेलम में होता है, ठीक है ना, सेरिबेलम, याद रखिएगा, सेरिबेलम में। इसको लिटिल ब्रेन भी कहते हैं, लिटिल ब्रेन मतलब सेरिबेलम को ही लिटिल ब्रेन कहते हैं। ये एक रीजन होता है ब्रेन का दैट प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन बैलेंस एंड मोटर कंट्रोल। बॉडी की बैलेंस और मोटर कंट्रोल में ये काफ़ी हेल्प करता है, याद रखिएगा। सेरिबेलम की बात करते हैं तो बॉडी की बैलेंस, ठीक है, प्लस मोटर कंट्रोल की बात करेगा ये, ठीक है। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 53 पे, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से ऐसा कौन सा पेयर है जो नॉट करेक्टली मैच्ड है। देखिए क्वेश्चन में कभी भी नॉट है को मार्कआउट कीजिए, इजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए जो करेक्टली मैच नहीं है, तो एक चीज़ समझते हैं, विटामिन के अल्फा में है, विटामिन ई व्हीट ग्रेन जर्म में है, बिल्कुल, विटामिन B6 में राइस बाम में है, लेकिन विटामिन ए जो है ना वो कॉड लिवर ऑयल में नहीं मिलता, याद रखिएगा। ये विटामिन B2 में कॉड लिवर ऑयल का कंडीशन नहीं है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं आखिर ऐसा क्या है। देखिए विटामिन B2 को हम लोग राइबोफ्लाविन भी कहते हैं। ये मेनली फाउंड होता है एग में, ग्रीन वेजिटेबल में, मिल्क में और अदर डेयरी प्रोडक्ट्स में, याद रखिएगा। मीट में भी फाउंड होता है, मशरूम्स और आलमंड्स में भी, ठीक है ना। तो कॉड लिवर ऑयल जो होता है ना वो एक डाइटरी सप्लीमेंट होता है जो डिराइव होता है लीवर ऑफ कॉड फिश से। इसमें क्या होता है, ओमेगा 3 होता है, फैटी एसिड्स होता है, विटामिन ए और विटामिन डी होता है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन 54 पे, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट ऑन ब्लड। ब्लड में कौन ऐसा चीज़ है जो एब्सेंट होता है, ठीक है ना। तो देखिए प्लाज्मा होता है ब्लड में, ठीक है, हाँ प्लाज्मा होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, लेकिन फाइब्रोब्लास्ट नहीं होता है। फाइब्रोब्लास्ट तो मैंने आज तक नहीं सुना, तो फाइब्रोब्लास्ट नहीं होता है, ठीक है ना। तो आंसर डी हो जाएगा। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए फाइब्रोब्लास्ट क्या होता है कि स्पेशल सेल होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन ऑफ फाइबर्स इन एरियोलर टिश्यू, ठीक है ना। एरियोलर टिश्यू कहने का मतलब एक तरीके का कनेक्टिंग टिश्यू है। अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए, कनेक्टिव टिश्यू की बात हो रही है तो इंसान में सबसे बड़ी कनेक्टिव टिश्यू क्या है, तो वो है ब्लड, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे, क्या कह रहा है, द इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ शुगर इन एनारोबिक रेस्पिरेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ। अगर कोई एक एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, वहाँ पे अगर शुगर को ब्रेक कर रहे हैं और वो भी इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो, कंप्लीटली ब्रेकडाउन ना हो, तो वहाँ पे क्या फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो वहाँ पे फॉर्म होगा अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा, अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए तो याद रखिए जब भी हमें वाइन बनाना होता हो या अल्कोहल बनाना होता है तो हम एक काम करते हैं, मटके में डाल दिए सारा गलत चीज़ों को और उसको हम लोग मिट्टी के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे O2 डिफिशियंसी तो है ही, O2 डिफिशिएंट तो है ही, साथ में क्या होता है यहाँ पे CO2 भी अवेलेबल हो जाता है और यहाँ पे इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन भी होता है शुगर का, जो इसके अंदर माल्टोज ये सब हम लोग डाल के रखते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस में, आप समझ सकते हो। इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 56 पे। 56 कह रहा है,
हाँ, वाई डू यू थिंक दैट फूड इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम फंगी व्हेन स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर? देखिए, प्रोटेक्ट नहीं करता है, आखिरकार उस पर फंगस अटैक होगा ही होगा, लेकिन वो टाइम ड्यूरेशन को कम कम कर देता है, मतलब डिले कर देता है, ठीक है, वो टाइम ड्यूरेशन को डिले कर देता है, ठीक है ना। तो 56 का आंसर हो जाएगा सी, रेफ्रिजरेटर प्रोवाइड्स ड्राई एंड कोल्ड कंडीशन दैट डजंट लेट फंगी ग्रो नहीं करेगा लेकिन डिले कर देगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, फंगी भी होगा, लेकिन उसको डिले कर देता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 57 पे कह रहा है विच ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज इमरजेंसी ग्लैंड ऑफ द बॉडी। देखिए, अगर हम लोग बात करें तो एड्रिनल ग्लैंड होता है। अगर पीछे से आपके चार कुत्ते को छोड़ दिया जाए ना, तो आपके बॉडी में सबसे ज़्यादा जो हार्मोन सिक्रेट होगा ना, उसको कहते हैं एड्रिनल हार्मोन। ये जोशीला हार्मोन होता है, आप एकदम जोश में आ जाओगे। डर जो होता है ना, भय, आपके बॉडी में हार्ट बीट बढ़ जाएगी, तो यही है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है ना। भागते फिरोगे तेजी से, आप आगे पीछे कुछ नहीं देखोगे, आप 10 फीट की दीवार भी कूद जाओगे, ठीक है। तो वो जो ग्लैंड होता है वो इमरजेंसी ग्लैंड होता है, आपको तुरंत पिन होगा, भाग ले, नहीं तो फिर खत्म। चलिए क्वेश्चन 58 पे चलते हैं। 58 क्या कह रहा है? कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स के बारे में बात कर रहा है, इज फाउंड इन मैक्सिमम अमाउंट इन द ह्यूमन बोन्स में कौन सा ऐसा सॉल्ट है जो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए, कैल्शियम तो होगा ही, तो कैल्शियम फॉस्फेट, मेरे अकॉर्डिंग कैल्शियम फॉस्फेट ही होना चाहिए। हाँ, कैल्शियम फॉस्फेट ही है इसका आंसर, एग्जैक्ट आंसर होगा। देखिए, कैल्शियम तो होगा ही बोन में, फॉस्फेट जो होता है वो मैक्सिमम सॉल्ट होता है ह्यूमन बोन में, ठीक है ना। याद रखिए, इसके बारे में कुछ और चीज़ समझ लेते हैं। देखिए, एक चीज़ समझिए, जो कैल्शियम जो फाउंड होता है ना बोविन मिल्क में, जो वैसे एनिमल्स जो मिल्क देते हैं एंड ब्लड में, 70% जो होता है ना बोन का, वो हाइड्रो, एक होता है जाइपेटाइट, एक कैल्शियम फॉस्फेट मिनरल है जो कि बोन मिनरल कहते हैं, वो उसमें पाया जाता है। 70% ये होता है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन 59 पे कह रहा है एंजाइम इन्वॉल्व इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च टू ग्लूकोज। एक ऐसा एंजाइम होता है जो स्टार्च होता है ना ग्लूकोज को बनाने में, जो ग्लूकोज में जो स्टार्चिंग हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस होता है उसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। तो वो कौन सा होता है? वो होता है एमाइलेज, याद रखिएगा, एमाइलेज होता है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन में 60 पे। हाँ, एमाइलेज होता है, इस बात का एकदम ध्यान रखना, एग्जाम में पूछता है कभी कभी क्वेश्चन, ठीक है ना। ये एक तरीके का कैटलिस्ट होता है जो कि हाइड्रोलाइज करता है स्टार्च इनटू ग्लूकोज में, ठीक है ना। क्वेश्चन में 60 पे चलते हैं, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स अस इन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम इन्फेक्शन से हमें बचाने के लिए कौन काम करता है? तो ये तो एकदम ईजी क्वेश्चन है। वाइट ब्लड सेल, इसी को हम लोग कहते हैं आर्मी एंड सोल्जर ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। ये हार्मफुल बैक्टीरिया से लड़ता है, ठीक है ना। कभी इसको यूट्यूब पे जाकर देखिएगा WBC कैसे एक्ट करता है किसी भी इन्फेक्टिंग मटेरियल्स पे, ठीक है ना। एक बार आप देखिएगा उस पर कैसे किस तरीके से होता है, ऐसे ऐसे करके फॉर्म करेगा, अपने बॉडी को इस तरीके से ले जाएगा। मान लीजिए, हाँ 1 मिनट, मान लीजिए ये आपकी कुछ कंपोनेंट है जो बाहर से आ गया है आपके बॉडी में, ठीक है, और ये आपके बॉडी को वीक कर रहा है, तो WBC ऐसे एक्ट करेगा इस पर। देखिए कैसे करता है। तो इसको जाएगा, फिर धीरे धीरे करके ऐसे करके पूरा ऐसे ले जाएगा, फिर ये मटेरियल यहाँ आ गया, फिर इसको क्लोज कर लेगा, क्लोज करके इसको ईट कर देगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, WBC आपके अगर बॉडी में कम हो रहा है तो आपको डरने की ज़रूरत है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। अब कह रहा है, हाँ कुछ करंट अफेयर देखते हैं। कहता है इन विच सिटी प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द कलाम नो कार्निवल बुक फेयर, ठीक है ना। कलाम नो कार्निवल बुक फेयर, ये कहाँ लॉन्च किया गया? अहमदाबाद में लॉन्च किया गया, ठीक है ना। कुछ भी देखो, गुजरात में मार दो टिक, आंसर वही होगा, ठीक है ना। अब देखिए, ये क्वेश्चन में पढ़ा था, 62 नंबर पे आते हैं। हाँ, निक्साई 2.0 पोर्टल जो है वो रिलेटेड है किससे? तो यह है आपको टीबी से, याद रखिएगा, ट्यूबरक्लोसिस में। देखिए, 6 रोग होता है ना, यही निक्षय रोग है, ठीक है ना। इसको निक्षय नहीं पड़ेगा, 6 रोग होता है, 6 को टीबी कहते हैं, ठीक है ना, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है ना। याद रखिए क्वेश्चन 62। अब एक चीज़ समझिए, इंडियन प्रेसिडेंट जो द्रौपदी मुर्मू जी है ना, वो लॉन्च की थी प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, ठीक है ना। इसको निक्षय 2.0 कहते हैं, ठीक है ना। ये एक पोर्टल है जो एलिमिनेट करेगा टीबी को 2025 तक हमको एलिमिनेट करना है, और ये एक वर्चुअल इवेंट था, ठीक है ना। इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब चलते क्वेश्चन 63 पे। कह रहा है विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द EU इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन फोरम। यूरोपियन यूनियन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन फोरम को किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया, किसने मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया, ठीक है ना। तो ये है आपको मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 64 पे। अब कह रहा है रमन मैग्सेसे अवार्ड वॉज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। तो रमन मैग्सेसे, तो ये तो बच्चे वाला क्वेश्चन हो गया है, सोशल सर्विस प्लस जर्नलिज्म दोनों के लिए है। तो जर्नलिज्म के लिए भी है, सोशल सर्विस के लिए भी है, ठीक है ना। तो रमन मैग्सेसे जो है वो सोशल सर्विस के लिए भी है और जर्नलिज्म के लिए है। तो ऑप्शन हो जाएगा मेरा मोर देन वन ऑफ द अबव, सो ऑप्शन ई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, जर्नलिज्म के लिए भी है, सोशल सर्विसेज के लिए भी, JS के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं।
कहता है विच इंडियन इकोनॉमिस्ट हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर इंडिया एट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर इंडिया के लिए किसको अपॉइंट किया गया है? इंडियन इकोनॉमिस्ट को, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जुड़े हुए हैं, जो जुड़ेंगे, उनका नाम है के सुब्रमण्यम। ठीक है ना, के सुब्रमण्यम जी हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 66 पे देखते हैं। कहता था टाइगर रेंज कंट्रीज समिट 2022 विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो जो एक टाइगर रेंज कंट्रीज समिट होगा ना 2022 में, वो कहाँ पे हेल्ड किया जाएगा? तो वो किया जाएगा आपको रशिया में। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 67 पे कह रहा है हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग हैज़ बीन अवार्डेड एज द यूनेस्को पीस प्राइज 2022। यूनेस्को पीस प्राइज 2022 किसको मिला? तो एंजेला मार्केल को मिला। ठीक है ना, एंजेला मार्केल याद रखिएगा। ठीक है ना, ये फॉर्मर जर्मन चांसलर थी एंजेला मार्केल। जो हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट है ना, उसी तरीके का पोस्ट होता है आपको चांसलर का इन जर्मनी। ठीक है ना, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। क्या कह रहा है? विच इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड 2 लोन ऑफ $, 500 मिलियन इच टू सपोर्ट इंडियाज़ हेल्थ सेक्टर। तो 2 लोन को अप्रूव किया गया है जिसमें $, 500 मिलियन की इच को सपोर्ट दिया जाएगा इंडिया के हेल्थ सेक्टर में। तो ये कौन से इंस्टीट्यूट ने दिया है? तो याद रखिएगा, ये दिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है ना, चलते हैं 69 पे। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड काशी यात्रा स्कीम। काशी यात्रा स्कीम की बात करें तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है कर्नाटक के द्वारा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 70 पे कहता है रिसेंटली इन द डायमंड लीग। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, मैं जितनी भी टेस्ट दिया हूँ ना उसमें बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप फोकस कीजिएगा इस पर। तो रिसेंटली जो डायमंड लीग कंपटीशन 2022 में, उसमें नीरज चोपड़ा वॉन किया सिल्वर मेडल। इट वॉज हेल्ड इन विच कंट्री? ठीक है ना, तो ये किया गया था स्वीडन में। स्वीडन याद कीजिएगा। और इन्होंने जो जेवलिन थ्रो किया ना वो 88.13 या 14, एक बार आप करेक्ट कर लेना, चेक कर लेना। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। कह रहा है द 2022 नाटो समिट, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन समिट जो है, जो हेल्ड होने वाला है किस कंट्री में? ठीक है ना, तो याद रखिएगा 2022 की बात हो रही है, तो ये हो रहा है स्पेन में। ठीक है, 2022 में स्पेन में होगा। चलते 2022 में, जो हो चुका है ऑलरेडी। अब देखिए 72 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। नेचुरल फार्मिंग कॉन्क्लेव 2022। नेचुरल फार्मिंग कॉन्क्लेव 2022 जो होता है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है किस सिटीज़ ऑफ इंडिया में? ठीक है, तो ये किया जा रहा है सूरत में। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलते क्वेश्चन 73 पे। कह रहा है विच कंट्री ओवरटुक सऊदी अरेबिया टू बिकम इंडियाज सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल इन मई 2022। मई 2022 की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो ये रशिया है सेकंड, अब ये टॉप पे आ गया है। ठीक है ना, आगे बढ़ते। क्वेश्चन 74 कहता है विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द 2022 ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट। ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट जो होता है वो लाया गया है UNHCR के द्वारा, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। क्या कह रहा है? कह रहा है विच कंट्री हैज अनाउंस्ड प्लान्स टू लॉन्च अ सोलर पावर प्लांट इन स्पेस। ठीक है, तो ये पागलपन करेगा चाइना। ठीक है, हालांकि साइंस कभी भी पागल नहीं होता, लेकिन ये कुछ एक्सट्रीम नहीं करना चाहिए, एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसको डिसरप्ट भी नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, याद रखिएगा ये चाइना के द्वारा लाया गया है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। कहता है क्वेश्चन 76 कहता है विच ऑफ द वेन्यू ऑफ एशियाज बिगेस्ट इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर आहार 2022, जो कि एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर था, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? ये किया गया था आपको नई दिल्ली में। ठीक है ना, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको एपेडा भी कहते हैं। ठीक है ना, ये मिला इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO के साथ और ऑर्गेनाइज कराया एशिया का बिगेस्ट इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर, जिसको हम लोग कहें आहार 2022। ठीक है ना, याद रखिएगा प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है ना, इतना ही जानना है, इसमें ज़्यादा जानना नहीं है। अब देखिए विच बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गिव लीगल राइट्स टू वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स को लीगल राइट दिया है इक्वाडोर। ठीक है ना, जो साउथ अमेरिकन कंट्री है। ठीक है ना, ये वाइल्ड एनिमल को लीगल राइट्स दिया, ये पहली कंट्री है। ठीक है ना, आगे चलते क्वेश्चन 78 पे। कहता है व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल मैरीटाइम डे 2022। नेशनल मैरीटाइम डे 2022 की थीम क्या थी? थीम भी याद रखिएगा, थीम पूछता है। ठीक है ना, ये आपको है सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19 याद रखिएगा। और एक चीज़ याद रखती है कि इंडिया जो है ना रिसेंटली सेलिब्रेट किया है 59th नेशनल मैरीटाइम डे, जो कि पड़ता है अप्रैल 5 हर साल में। ठीक है ना, अप्रैल 5 इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल मैरीटाइम डे एवरी ईयर। ठीक है ना, इस बार का थीम था जो सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। ठीक है ना, इसकी पहली एनिवर्सरी 1964 में लाई गई थी, जो कि थी अवेयरनेस रेज करने के लिए अबाउट द मैरीटाइम। ठीक है, अब चलते हैं 79 पे। कहता है ऑन विच बैंक ऑफ रिवर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI अप्रूव टू सेट अप इंडिया फर्स्ट जियो पार्क। तो ऐसी कौन सी रिवर की बैंक है जहां पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने
अप्रूव कर दिया है कि इंडिया की पहली जियो पार्क होगी, वो बनानी है, वो बन सकती है, ठीक है। तो वो है नर्मदा रिवर, याद रखिएगा। देखिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ना, वो मिनिस्ट्री जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, दोनों ने मिलकर अप्रूव किया है इंडिया की पहली जियो पार्क को लामहिटा विलेज में, किस रिवर के पास, तो नर्मदा रिवर के बैंक पे, जो जबलपुर मध्य प्रदेश के पास है, वहाँ पे इस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है ना। इसकी एस्टिमेट कॉस्ट कितनी होगी, यह 35 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। और 1.30 करोड़ इसके जियो पार्क के फॉर्मेशन के लिए 5 एकड़ लैंड लामहिटा विलेज में दिया गया है, ठीक है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन 80 पे। 80 कह रहा है विच ई कॉमर्स कंपनी हैज लॉन्च द फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम इन इंडिया। फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम लाया गया है आपको अमेजोन के द्वारा, ठीक है। ई कॉमर्स मेजर अमेजोन इंडिया हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ अमेजोन फ्यूचर इंजीनियर, इट्स ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया। इस प्रोग्राम क्या करेगा, इसमें इनेबल किया जाएगा एक्सेस टू क्वालिटी कंप्यूटर साइंस एजुकेशन। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर जो बनते हैं उसमें क्वालिटी की बात की जाएगी, और ये लाया गया है अमेजन के द्वारा, ठीक है ना। इसमें क्वालिटी कोडिंग वोडिंग सिखाया जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। 81 कह रहा है कि विच स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज लॉन्च्ड ई गवर्नेंस पोर्टल सामर्थ। कौन से ऐसे स्टेट है जिसकी एजुकेशन डिपार्टमेंट है जिन्होंने लॉन्च किया है सामर्थ पोर्टल, ठीक है ना। तो याद रखिएगा सामर्थ पोर्टल लाया गया है उत्तराखंड के द्वारा, ठीक है ना। याद रखिएगा ये लाया गया है उत्तराखंड के द्वारा। किस लिए लाया गया है, इसको लाया गया है एजुकेशन सिस्टम को मोर ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, ठीक है ना। एजुकेशन सिस्टम को मोर ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन 82 पे। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क वाज सेलेक्टेड टू री इंट्रोड्यूस चीता इन इंडिया। चीतास को री इंट्रोड्यूस करने के लिए कूनो नेशनल पार्क में लाया गया है, प्रधानमंत्री मोदी जी के बर्थडे के दिन लाया गया था, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 17 को रिलीज किया है चीता को कूनो नेशनल पार्क में, जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। 8 चीता को रिलीज किया गया था, जिसमें से 5 जो है फीमेल है, ठीक है ना। और इसको लाया गया है आपको विंडहोक, एक जगह है नामीबिया से ग्वालियर लाया गया ना, ठीक है ना। एक हेलीकॉप्टर राइड से लाया गया है। और कूनो जो पालपुर एरिया में है, कूनो नेशनल पार्क, उसको उसके ग्रासलैंड में इसको छोड़ा गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते क्वेश्चन 83 पे। 83 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस विल डिप्लॉय इट्स फीमेल कैमल राइडिंग स्क्वाड। तो पहली फीमेल कैमल राइडिंग स्क्वाड को कौन सी फोर्सेस हैं वो डिप्लॉय करेंगे, ठीक है ना। वो है आपको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनकी, ये बॉर्डर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और इसको डिप्लॉय किया जाएगा पाक बॉर्डर पे, ठीक है ना। तो अब देखिए पाकिस्तानी टेररिस्ट से अब हमारी फीमेल भी लड़ेंगी, वैसे तो ऑलरेडी लड़ ही रही हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अब जो इन्वॉल्वमेंट हुआ है ना एनडीए सब में, देखिए काफ़ी अच्छा लगता है। देखिए इक्वालिटी की बात करते हैं, हम अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं, लेकिन हम उसको उन रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भगाना चाहते हैं। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दो तो फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आखिर उनके पास भी कितनी पोटेंशियल। आप अमेरिका यूएसए में देखो, वहाँ की नेवी सील भी होती हैं लड़कियाँ। क्यों होती है, कैसे होती हैं, क्योंकि उनको उस तरीके से ट्रेन किया जाता है, उस तरीके से उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है, ठीक है। जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दोगे तब तक आप उसको अपलिफ्ट नहीं मान सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन 84 पे चलते हैं। देखिए कह रहा है पूसा नरेंद्र काला नमक विच वॉज टेस्टेड रिसेंटली इज अ वैरायटी ऑफ विच क्रॉप। ये आपको है राइस की वैरायटी, ठीक है। पूसा नरेंद्र काला नमक जो है ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो टेस्ट किया है, ठीक है ना। 2 छोटे छोटे डॉर्फ वैरायटीज होते हैं ना, छोटे छोटे डॉर्फ मतलब होता है बौने वैरायटी, ठीक है ना। 2 बौने वैरायटी को पूसा नरेंद्र काला नमक 1638 एंड पूसा नरेंद्र काला नमक 1652, याद रखिएगा 1638 एंड 1652, ठीक है ना। नाम है उसका पूसा नरेंद्र काला नमक। ये एक ट्रेडिशनल वैरायटी का पैडी है, राइस ट्री है, जो कि इसमें ब्लैक हस्क होते हैं, इसके जो हस्क होते हैं ना वो काले काले होते हैं, ठीक है। और बहुत सुंदर ये वो फ्रेगनेंस है इसका, बहुत सुंदर लगता है, ठीक है ना। और याद रखिएगा इसको माना जाता है कि ये गिफ्ट था लॉर्ड बुद्धा देते हैं सारावस्ती के लोगों को, ठीक है ना। सारावस्ती जहाँ उन सरमन देते थे, याद रखिएगा लॉर्ड बुद्धा का एक तरीके से गिफ्ट था, ये माना जाता है, ठीक है ना। इसको 11 डिस्ट्रिक्ट में जो टेराई रीजन है उत्तर प्रदेश का और नेपाल का, 11 डिस्ट्रिक्ट में इसको वो किया जाता है, ग्रो किया जाता है। और देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि ये क्रॉप जो है ना वो इफेक्ट हो जाता था फ्लड से, ठीक है ना। तो उसको थोड़ा सा फ्लड सस्टेनेबल बनाने के लिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जा रहा है, ठीक है ना। चलते हैं 85 पे। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चिल्ला ए कलन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये किससे एसोसिएटेड है, याद रखिएगा ये है आपको हार्सिड विंटर से, ठीक है ना, हार्सिड विंटर से। अब इसके बारे में समझते हैं। देखिए कश्मीर की हार्सिड विंटर पीरियड होती है चिल्ला ए कलन, ठीक है ना।
ये स्टार्ट हुई है, मर्क्यूरी ड्रॉप किया है सेवरल, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाता है ना तब ये स्टार्ट होता है, ठीक है ना। याद करिएगा, अगर बहुत ज़्यादा पॉइंट ड्रॉप कर गया मर्क्यूरी मतलब टेम्परेचर, याद रखिएगा ये कहाँ कहाँ पे होता है, बहुत सारे प्लेसेस, जैसे फाल्गम हो गया, ठीक है ना, लोएस्ट में -6.2 डिग्री सेल्सियस अगर वो होगा तो उसी को कहते हैं चिल्लाई कलन, ठीक है ना। ये लगभग जनवरी 30 तक चलती है। ये कोल्ड वेव होती है जो कश्मीर में 20 दिन तक लगभग चलती है, ठीक है ना। और अगर हम लोग चिल्लाई कलन की बात करें तो एक्सट्रीम थी, हार्शेस्ट विंटर थी, ठीक है ना। देखिए स्पेलिंग गलत लिख रखे हैं। और अगर हम लोग बात करें इसी तरीके से चिल्लाई खुर्द की तो स्मॉल कोल्ड को कहते हैं, चिल्लाई बच्चा की तो बेबी कोल्ड कहते हैं, ठीक है ना। हार्शेस्ट विंटर जो होता है वो चिल्लाई कलन होता है, इसमें एकदम हड्डी का बादल है, -6.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब चलते हैं 86 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है एज पर सर्व, ठीक है ना। सर्व कहते हैं सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च, सर्व कहते हैं सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च। इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बिकम $10 ट्रिलियन इकोनॉमी। इंडिया जो है वो एक्सपेक्टेड है $10 ट्रिलियन इकोनॉमी किस ईयर तक, ठीक है ना। तो वो कब तक बन जाएगी, तो वो बनेगी आपको 2035 तक। $10 ट्रिलियन की बात हो रही है तो 2035 की बात होगी, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन 87 पे। कह रहा है वीर बाल दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है, मुझे याद भी है, दिसंबर 26 को, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 पे। कहता है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द रोहिणी नैयर प्राइज 2022। 2022 के रोहिणी नैयर प्राइज किनको मिला है, ठीक है ना। ये मिला है आपको सेथिरिचम संगथम जी को, ठीक है ना। याद रखिएगा ये मदद किए हैं इनकम को ट्रिपल करने के लिए, ठीक है ना। जो 1200 मार्जिनलाइज जो फार्मर्स थे ना ईस्टर्न नागालैंड एरिया की, वहाँ पे ये हेल्प किए हैं उन लोगों को अपने इनकम को ट्रिपल करने के लिए। सोच लीजिए 3 गुना इनकम को बढ़ा दिए ये 1200 फार्मर्स की जो ईस्टर्न नागालैंड में। आप समझ लीजिए ये आदमी कितना ज़्यादा स्ट्रांग और कितना ज़्यादा खूबसूरत होगा, ठीक है ना। आप समझ के देखिए। और इनको ये प्राइज़ दिया गया है, याद रखिएगा। ये 40 साल के इंडिविजुअल हैं और ये प्रेजेंट किया गया नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बेरी जी के द्वारा, ठीक है ना। याद रखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन 89 पे। कह रहा है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI हैज लॉन्च्ड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन टू स्टॉप हेरोइन स्मगलिंग, ठीक है ना। देखिए नशा नहीं करना है, नशा करना से नशा से दूर भी भागना है और मना भी करना है दूसरों को, ठीक है ना। देखिए ये है ऑपरेशन गियर बॉक्स। ऑपरेशन गियर बॉक्स जो है ना, तो ये ऑपरेशन गियर बॉक्स है। देखिए डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू ऑफ इंटेलिजेंस DRI लॉन्च्ड ऑपरेशन गियर बॉक्स टू स्टॉप हेरोइन स्मगलिंग। इन्होंने सीज किया था 39.5 kg, ठीक है ना, कोलकाता पोर्ट से, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। 90 के अगर विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस न्यू इमिशन स्टैंडर्ड फॉर न्यू एंड रीपावर्ड फॉसिल फ्यूल्स फायर पावर जनरेशन यूनिट इन 2023। कौन से कंट्री है जो इंट्रोड्यूस किया है नए इमिशन स्टैंडर्ड को जो कि रिपावर करेगा फॉसिल फ्यूल फायर्ड पावर जनरेशन को 2023 में, ठीक है ना। तो ये है सिंगापुर के द्वारा, ठीक है ना। तो बेसिकली इसमें क्या है ना कि सिंगापुर ने प्लान किया है एमिशन जो इमिट करते हैं ना पॉल्यूशन को, उसके को रिड्यूस करना है, ठीक है ना। याद रखिएगा 2030 तक 60 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को स्टॉप करना है, रोकना है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी बहुत ही सुंदर इनिशिएटिव है, इसका ख्याल रखना है। क्वेश्चन नंबर 91 पे चल रहे हैं। कहता है इन विच ईयर बिहार बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द जमींदारी एबॉलिशन लॉ। कौन सा ऐसा ईयर था जहाँ पे बिहार ने इम्प्लीमेंट किया, पहले स्टेट बनी तो इम्प्लीमेंट जमींदारी सिस्टम जो था उसको एबॉलिट करने का रूल बनाया गया। तो ये बना था 1950 में, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। याद रखिएगा 1950 में बना गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है। देखिए कहता है अशोक मेहता कमेटी, ठीक है। अशोक मेहता कमेटी रिकमेंडेड 2 टियर। देखिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। बलवंत राय मेहता 3 वर्ड हुआ ना, ये 3 टियर थे, ठीक है। अशोक मेहता 2 हुआ ना, 2 टियर थे, ट्रिक हो गया। अब आपको कभी याद रखने की जरूरत है तो कौन सा कमेटी किस चीज़ के लिए थी, ये इस बात का ख्याल रखना है आपको, ठीक है ना। बस थोड़ा सा ट्रिक ध्यान में रखना है दिमाग में, फिर उसका रटने की जरूरत नहीं है। क्यों रटे भाई हम हर चीज़ को, मेरे में पॉसिबल है क्या, ह्यूमनली पॉसिबल है क्या, नहीं है ना। तो देखिए अशोक राय मेहता जो थे, जो कि 2 टियर सिस्टम लाए थे पंचायती राज में, ये मैंने कल ही आपको शेड्यूल में डाला, डेली टारगेट शेड्यूल में। द कमिटी लेड ग्रेटर एम्फेसिस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना। तो किसमें ये ग्रेटर एम्फेसाइज किए थे, वो था जिला परिषद में, ठीक है ना। याद रखिएगा। अच्छा मेरी एक डेली टारगेट सीरीज चल रही है 68 में, तो अभी डे 9 है। आप आगे भी ज्वाइन कर सकते हो, मैं आगे भी बहुत सारा ऐसा प्रोग्राम लाने वाला हूँ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 पे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट काउंसिल वाज नॉट ऑर्गेनाइज इन बिहार, ठीक है। एक हुआ था आपको याद रखिए कश्मीर में, याद है, 4th वाला, ठीक है ना। 4th वाली जो थी देखिए पहला जो हुआ था वो राजगीर में हुआ था, सेकंड वैशाली में, थर्ड हुआ था पाटलिपुत्रा में, चौथा हुआ था कुंडल ग्राम में, ठीक है ना। ये कश्मीर में हुआ था, ठीक है ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 कहता है इन विच महाजनपदाज
कौन से महाजनपद थी? द मॉडर्न डे पटना एंड गया सिटी वे आर इंक्लूडेड, जहाँ पे मॉडर्न डे पटना और गया सिटी को इंक्लूडेड था वो है मगध। बिल्कुल मगध ही तो था, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए, मगध जो है वो रूल किया जाता था प्रद्योत डायनेस्टी के द्वारा, ठीक है ना, बृहद्रथ डायनेस्टी, हरियंग डायनेस्टी एंड शिशुनाग डायनेस्टी, ठीक है ना। कैपिटल ऑफ मगध था राजगृह, ओल्ड नेम ऑफ राजगृह था गृहब्रज, याद रखिएगा। कैपिटल लेटर शिफ्ट कर दिया गया पाटलिपुत्रा में, जिसको मॉडर्न डे पटना कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 95। अब देखिए ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी इससे एडिक्टेड है, ठीक है ना, वो इसके साथ कभी ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड है, बार बार पूछता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे, क्या कह रहा है, व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन इन द स्टेट ऑफ बिहार। देखिए मेजर सोर्स पूछे तो ट्यूबवेल्स है, मेजर सोर्स पूछे तो ट्यूबवेल्स है। हम लोग कुछ परसेंटेज जान लेते हैं। मैं बिहार स्पेशल की आई दृष्टि वाली कंप्लीट बुक कराऊंगा, ठीक है ना, तो आप वेट कीजिए थोड़ा सा, मैं कंप्लीट बुक डाल दूंगा। मुझे एक संडे चाहिए क्योंकि मुझे टाइम नहीं बचता, 8 आवर्स की जॉब रहती है, उसके साथ थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। देखिए तो मैं इसकी परसेंटेज बताता हूँ। देखिए अगर इरीगेशन की बात करें ना, तो ट्यूबवेल नियरली करता है बिहार में 63.1% इरीगेशन का पूरा शेयर ये करता है, 63.1%, ठीक है ना। अगर हम लोग टोटल इरीगेटेड एरिया की बात करें तो 63.1% ये लेता है। अब देखिए अगला होगा केनाल करता है आपको 30.7% इरीगेशन, हमारे पूरे लैंड का 30.7। अगर मान लीजिए 100 हेक्टेयर की लैंड है तो 63.1 हेक्टेयर जो होगी ना वो ट्यूबवेल के द्वारा इरीगेटेड की जाएगी, कैनाल्स 30.7% के द्वारा की जाएगी, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। पहला ट्यूबवेल टीसी याद रखिएगा, पहला ट्यूबवेल फिर आएगा कैनाल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे, ठीक है ना। कहता है बिहार फर्स्ट नेशनल स्किल इंस्टीट्यूट विल बी एस्टेब्लिश्ड एट, कहाँ पे बिहार का पहला नेशनल स्किल इंस्टीट्यूट सेटअप किया जाएगा, वो है दरभंगा में, दरभंगा में किया जाएगा, ठीक है ना। अच्छा ये इसमें क्या है ना, जहाँ पे लड़के लड़कियाँ दोनों ट्रेंड होंगी। बेसिकली इसमें मेन काम होगा आपको स्किल डेवलपमेंट का, ठीक है ना। ये 7 एकड़ की एरिया में डेवलप किया जाएगा, ठीक है ना। ये 7 निश्चय योजना पार्ट 2 में बिहार गवर्नमेंट की एक स्कीम है, उसके तहत इसको लाया गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 97 क्या कह रहा है, इंडियाज फर्स्ट बापू टावर इज बीइंग बिल्ट एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो ये है आपको पटना, ये तो याद ही है, ठीक है ना, पटना में। देखिए बापू पावर को कहाँ बिल्ड किया गया है, गर्दनीबाग एरिया पटना में, गर्दनीबाग एरिया पटना में बिल्ड किया गया है, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखिए टावर जो है ना वो अपकमिंग जनरेशन को ये बताएगा ना कि आइडियोलॉजी ऑफ महात्मा गांधी कैसे इंपैक्ट किया था बिहार और उसके लोगों को, ठीक है ना, बिल्कुल। अच्छा और इसमें इंक्लूड किया जाएगा महात्मा गांधी का जो एक आयनिक विजिट था ना, जो बिहार चंपारण जो 1970 का विजिट था उसको, ठीक है ना। इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगभग 85 करोड़ होगी, एग्जैक्टली 84.49 करोड़ होगी, ठीक है। ये बापू टावर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बीपीएससी 68 में ये आने वाला है, फिर कहिएगा बताया नहीं, ठीक है ना, पेपर लीक हो गए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं। देखिए फ्रॉम विच प्लेस ऑफ बिहार हैज़ द स्टैच्यू ऑफ जैन तीर्थंकरस मेड ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड हैज़ बिन फाउंड। ऐसा कौन सा जगह है बिहार में जहाँ पे स्टैच्यू ऑफ जैन तीर्थंकराज जो है जो कि मिला है मौर्यन पीरियड का, ठीक है ना, मौर्यन पीरियड का। तो ये है लोहानीपुर पटना के आसपास रीजन में, ठीक है ना, लोहानीपुर पटना के आसपास रीजन में। बौद्धिज्म और जैनिज्म को आपको बिहार पटना में खासकर बहुत देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं। कहते हैं हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ लेटर गुप्ता डायनेस्टी ऑफ मगध। तो लेटर गुप्ता पीरियड के पहले रूलर कौन थे, ठीक है ना, ये याद करते हैं। ये आपको है जीवित गुप्ता 2, ये थे जीवित गुप्ता 2, ठीक है ना। इनके बारे में जान लेते हैं। गुप्ता रूलर जो थे ना जैसे खत्म हुए थे फ्यूडिटरीज जो थे कृष्ण गुप्ता के साथ, उसके बाद न्यू रूलर्स जो आए थे मगध में 6 to 8 सेंचुरी में, उसी को लेटर गुप्ता कहा गया था, ठीक है ना। और इसके लास्ट रूलर थे आपको गुप्ता 2, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलते क्वेश्चन 100 पे। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल इंपीरियर वाज बॉर्न इन पटना। कौन से ऐसे मुगल इंपीरियर थे जो बॉर्न हुए थे पटना में, वो थे फर्रुखसियार, ठीक है ना, जो रॉयल फरमान दिए थे, याद कीजिए। अब देखिए मुगल इंपीरियर फर्रुखसियार जो थे वो पटना में बॉर्न के थे, वो थे बेटे थे अजीम उस शाह के, ठीक है ना, अजीम उस शान के ये बेटे थे, ठीक है ना। चलते क्वेश्चन नंबर 101 पे। इन विच ईयर डिड सरदार वल्लभ भाई पटेल विजिटेड बिहार विच गेव इम्पेटस टू द पीजन मूवमेंट। तो पीजन मूवमेंट को और सहारा दिए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल कब बिहार आए थे, याद रखिएगा 1929 में। 1929 में सरदार पटेल विजिटेड बिहार इन दिसंबर 1929। Peasant movement got a special impetus from this यात्रा। सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये तो सबको पता होना चाहिए, ठीक है, लौह पुरुष। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 पे चलते हैं। कहता है मंजार कुंड। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत पूछता है, ध्यान रखिएगा। तेलहड़ कुंड पूछा था ना पिछली बार, ठीक है ना, ठीक है ना, तेलहड़ कुंड पूछा था ना, तो कैमूर आप मारे थे ना, सही भी हो गया होगा। अब आइए मंझार कुंड की बात कर रहा है। मंझार कुंड रोहतास में है, ठीक है ना। मंझार देखिए हम एक आपको ट्रिक बनाता हूँ। आप इतना रो रहे हो ना कि आपकी आंख से मझधार निकल गया, मंझार कुंड हो गया अब रोहतास में। देखिए ट्रिक्स बनाइए, देखिए मेरी मानिए ट्रिक्स बनाइए। क्यों हर चीज़ को गधे की तरह करना, ठीक है ना। हमेशा हम लोग थोड़ा सा दिमाग तो लगा ही सकते हैं, ह्यूमन से हम लोग वी हैव सम एक्स्ट्रा पावर ऑफ यूजिंग आवर ब्रेन।
बहुत लोग नहीं यूज़ कर पाते, लेकिन करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 103 पे क्या कह रहा है, देखिए व्हाट इज़ द अर्बन लिटरेसी रेट ऑफ बिहार। अर्बन लिटरेसी रेट की बात करें ना हम बिहार के, तो ये है 76.86, ठीक है। 76.86 है अर्बन लिटरेसी। अगर हम लोग लिटरेसी रेट की, इंटायर लिटरेसी रेट की बात करें, कुछ डाटा फैक्ट्स एंड फिगर जान लेते हैं। अगर हम लोग इंटायर लिटरेसी रेट की बात करें बिहार के, तो 61.8% है, ठीक है। ये कंप्लीट लिटरेसी रेट है। अगर हम लोग फीमेल लिटरेसी रेट की बात करें, फीमेल लिटरेसी रेट की बात करें, तो ये है 51.5%, बहुत डिप है, अभी भी बहुत हालत ख़राब है, ठीक है। अगर हम लोग मेल लिटरेसी रेट की बात करें, तो ये 71.2% है। तो देखिए जो गैप है ना, इसी के लिए तो लाया गया 35%। देखिए कहीं ना कहीं आप कितना भी क्रिटिसाइज़ कीजिए रिजर्वेशन को, ठीक है ना, लेकिन मानिए कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए रिजर्वेशन हमारे बिहार में बहुत ज़रूरी है। आप ये इतना ज़्यादा गैप है ना, देखिए 20% का जो गैप है ना, ये आप इतनी आसानी से नहीं भर सकते हो जब तक आप अपलिफ्ट नहीं करोगे। देखिए मैं खुद एक मेल हूँ, मैं खुद जनरल कैटेगरी से हूँ, मुझे खुद कभी कभी दुख लगता है कि अरे यार सारी सीटें तो यही ले जा रहे हैं, ऐसे हो जा रहा है, ऐसा हो जा रहा है। लेकिन आप अगर ग्राउंड लेवल पे जाके सोचोगे ना, तो आप इस सोचने के लिए विवश हो जाओगे, ठीक है ना। तो ये काफ़ी कमेंडेबल है। हाँ, एक पॉइंट पे जाके सैचुरेट जब होने लगे तो रोक दीजिए, लेकिन ये गैप तो फिल करो पहले, 51 से 71% गैप को तो फिल करो, फिर आगे बात करेंगे, ठीक है ना। और अगर हम लोग अर्बन लिटरेसी रेट की बात करें तो 76.86% है, रूरल लिटरेसी रेट की बात करें तो 59.78% है। ये हमारे बिहार की कंडीशन है, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द लिटरेसी रेट ऑफ बिहार। आगे चलते क्वेश्चन में 104 पे कह रहा है द डिस्ट्रिक्ट विच विद द लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफ बिहार। सबसे लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो मतलब 0 से लेकर 6 साल के बच्चों की जो संख्या है, उसमें लड़की की संख्या कहाँ सबसे ज़्यादा कम है, आउट ऑफ 1000 चाइल्ड इन बिहार, ठीक है ना। तो ये आपको है, याद रखिएगा, ये आपको है वैशाली में, वैशाली में सबसे कम है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा वैशाली डिस्ट्रिक्ट में ना 904 जो है ना चाइल्ड सेक्स रेशियो है, 904, सिर्फ 904, ठीक है। अब देखिए सबसे ज़्यादा किशनगंज में है, ठीक है ना। किशनगंज में सबसे ज़्यादा है, किशनगंज में है आपको 971, ठीक है। किशनगंज की 2 चीज़ें और मैं आपको बताता हूँ एडिशनल। किशनगंज में पाइनएप्पल की खेती की जाती है, किशनगंज में चाय की बागान लगती है, किशनगंज में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है बिहार में, ठीक है। अब चलते 105 पे, ठीक है। कहता है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डाटा रिलीज बाय नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड इन मई 2022, विच स्टेट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मशरूम इन ईयर 2021-22। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मशरूम जो है ना, वो है बिहार। जूट में बात करें, जूट में नंबर 2 पे आता है, पहला वेस्ट बंगाल, दूसरा बिहार, ठीक है। तो चीज़ों को याद रखिए, देखिए चीज़ों को समझिए, आप बिहार से हो, वहाँ को फील कीजिए, वहाँ पे क्या चीज़ें उग सकती हैं। जैसे जूट हो गया, कहाँ, तो पूर्णिया साइड में, ठीक है। जैसे मशरूम्स हो गया, तो उसकी रीजन समझिए, सॉइल समझिए। देखिए आप जहाँ रह रहे हो उस चीज़ को तो समझना जरूरी है ना, जिस एग्जाम को आप फेस करने वाले हो उसको तो समझना जरूरी है। मैं बिहार स्पेशल पूरी की पूरी आई दृष्टि कराऊंगा, ठीक है ना, और ये मैं एग्जाम से पहले करा दूंगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पे। कहता है बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैज़ डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट विच मॉडल फॉर स्टबल मैनेजमेंट इन द इंटायर स्टेट, ठीक है ना। तो ये लाया गया आपको बेसिकली रोहतास रीजन में, ठीक है ना। देखिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय जो है ना डिसाइड किया है इम्प्लीमेंट रोहतास मॉडल ऑफ स्टबल मैनेजमेंट। रोहतास वालों ने इतनी अच्छी मैनेजमेंट की ना स्टबल के लिए। स्टबल क्या क्या कहते हैं, जो प्लांट्स के जो रेसिड्यू बच जाते हैं ना, जो क्रॉप्स के जो रेसिड्यू बच जाते हैं, उसको पहले हम लोग जलाते थे तो पॉल्यूशन बहुत होता है, तो इसके लिए रोहतास वालों ने एक गजब का मॉडल लाया। उस मॉडल में क्या किया जाता था, बंडल को कंप्रेस कर दिया था, दबा दिया जाता था, ठीक है ना। दबा करके उनको एक चटाई की तरह बना दिया जाता था, ठीक है ना, बहुत हाई प्रेशर में एक मशीन के द्वारा। तो याद रखिएगा उस मशीन को कहते हैं स्ट्रैबलर, ठीक है ना। तो रोहतास मॉडल को सारे लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन में 107 पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द सेंसस ऑफ बिहार एज पर सेंसस रिपोर्ट 2011, ठीक है ना। इसमें क्या है देखिए, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए कह रहा द डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट इज मधेपुरा। बिल्कुल सही है, मधेपुरा की डिकेडल ग्रोथ रेट ना काफ़ी अच्छी है, ये सबसे हाईएस्ट है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। तो ये करेक्ट है। दूसरा देखते हैं द परसेंटेज ऑफ अर्बनाइजेशन इन बिहार इज 11.3%। बिल्कुल परसेंटेज ऑफ अर्बनाइजेशन 11.3% है, ये भी एब्सोल्युटली करेक्ट है। हम लोग सेंसस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। 88.7% ऑफ द स्टेट्स पॉपुलेशन इज लिव्स इन विलेज। बिल्कुल ये तो एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है ना, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। 88.7% जो विलेज है ना पूरे स्टेट का, वो जो पॉपुलेशन है ना स्टेट का, वो लाई करता है विलेज में, ठीक है ना। और समस्तीपुर देखा जाए तो रीजन वाइज में ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा गाँव बिलोंग करता है वहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिहार इज, इसको देखिए इस तरीके से याद नहीं करना है, ठीक है ना। 10 करोड़ 40 लाख ऐसे नहीं याद करना। और याद रखिए अभी तो और बढ़ गया है, अब तो मुझे लगता है कि 12-14 लाख 14 करोड़ हो गया होगा, ठीक है ना। 10 करोड़ 40 लाख 99,452 याद रखिएगा, 10.40 करोड़ याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें ना सारा का सारा सेंसस के अकॉर्डिंग सारा का सारा करेक्ट है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव, दैट इज ऑल ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है ना। याद रखिएगा पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार की 1106 है, जो कि पूरे कंट्री में फर्स्ट में आती है, ठीक है ना।
और डिस्ट्रिक्ट जिसकी सेक्स रेशियो सबसे हाईएस्ट है वो गोपालगंज है, जिसकी 1021 है, ठीक है ना। बिहार की हाईएस्ट लिटरेसी रोहतास की है 73.4%, लोएस्ट लिटरेसी है पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट की 51.1%, ठीक है। बिहार की हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी है रोहतास की 63%, लोएस्ट फीमेल लिटरेसी डिस्ट्रिक्ट है सहरसा 41.77%, ठीक है ना। चलते क्वेश्चन नंबर 108 पे। कह रहा देखिए, मैंने अभी क्वेश्चन बोला बताया था ना आपको, चाय की खेती कहाँ होती है, देखिए तुरंत आ गया ना, मैंने ये देखा नहीं था, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी उसी एरिया में होगी, ठीक है ना। टी इज कल्टिवेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। देखिए किशनगंज वाले एरिया में ना पानी बहुत मिलता है, तो वहाँ तो होगी ही, किशनगंज सबसे ज़्यादा करती है। उसके बाद याद रखिएगा पूर्णिया में भी होगा। देखिए सारे लोग आसपास सटे पड़े हैं, कटिहार और अररिया, ये चारों में होती है, तो मोर देन वन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा, तो सारा में सारा हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पे। कह रहा विच ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इज करेक्ट। देखिए बात बोल रहा है वेस्ट से हमको ईस्ट की तरफ जाना है, ठीक है ना, मतलब यूपी से हमको जाना है वेस्ट बंगाल की तरफ, यूपी से वेस्ट बंगाल की तरफ ट्रैवल करना है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कौन सा सही है। देखिए तो ये हो जाएगा आपको, देखिए वैशाली, मधुबनी, सहरसा, बांका, बिल्कुल हो जाएगा ना। देखिए मधुबनी तो टॉप पे है, तो ये तो लास्ट में आएगी नहीं, कट गया। मधुबनी लास्ट की तरफ आएगी नहीं, कट गया। सहरसा आएगी क्या, सहरसा बांका तो आएगी, बट यहाँ देखिए मधुबनी आप जब देखिएगा ना मैप को, जब मैप को देखिएगा तो टॉप पे ही इसी जोन में आ जाती है, तो आप मूव करने ऐसा चलोगे तो मधुबनी तो पहले आनी चाहिए ना, ठीक है, तो मधुबनी हो जाएगी, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1010 पे, ठीक है। हाँ, इन विच ईयर वॉज द 10th सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह बॉर्न इन पटना। कौन से ईयर में बॉर्न किए थे, तो 1666 को याद करना बहुत आसान है, 1666 में बॉर्न किए थे, ठीक है ना। देखिए इनके माँ का नाम था गुजारी देवी, फादर का नाम था गुरु तेग बहादुर, जो कि 9वें गुरु थे, ठीक है, याद रखिएगा। मदर के नाम गुजारी देवी थी और फादर का नाम था गुरु तेग बहादुर, जो 9वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 में हुआ था 26 दिसंबर को, ठीक है ना, पटना में, ठीक है ना। और एक चीज़ और याद रखिएगा, तख्त श्री हरमिंदर साहिब जो है ना, ये बर्थ प्लेस है गुरु गोविंद सिंह का, ये एक सेक्रेट प्लेस है सिखिज्म का, और इसीलिए पटना भी एक प्रोमिनेंट लोकेशन है उनके लिए, ठीक है। अब 111 की बात करते हैं। आफ्टर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की ट्रीटी के बाद हु वॉज अपॉइंटेड एज डेप्यूटी दीवान ऑफ रॉबर्ट क्लाइव ऑफ बिहार। बिहार के लिए किसको डेप्यूटी दीवान बनाया गया, तो सिताब राय थे, याद रखिएगा। देखिए ये बने थे एमडी राजा खान बने थे वेस्ट बंगाल के, ठीक है, वेस्ट बंगाल के, और सिताब राय जो बने थे वो बिहार के बने थे, ठीक है, याद रखिएगा। इन चीज़ों पे एकदम फोकस रखना है एकदम अच्छे से। चलते 112 पे। कहता है द प्रेसिडेंट ऑफ बिहार होम रूल लीग वॉज। होम रूल लीग जो बिहार से थे उसके प्रेसिडेंट कौन थे, देखिए तो प्रेसिडेंट थे आपको, देखिए प्रेसिडेंट थे आपको मजहरूल हक, याद रखिएगा। तो इसमें है नहीं कोई ऑप्शन, तो याद रखिएगा नन ऑफ दी अबव हो जाएगा, ठीक है ना, तो आंसर ही हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। 16 दिसंबर 1916 को एक मीटिंग लगाया गया बांकीपुर में, वहाँ डिसाइड किया गया कि होम रूल लीग को स्टैब्लिश करेंगे, ठीक है ना। उसके प्रेसिडेंट थे मजरूल हक, सरफराज हुसैन खान एंड पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, तीनों थे, ठीक है ना। मजरूल हक, सरफराज हुसैन एंड पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, ठीक है ना, याद रखिएगा। अच्छा इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था। एनी बेसेंट पटना विजिट की थी 2 बार, 1918 में, और इन्होंने होम रूल मूवमेंट को काफ़ी स्ट्रेंथ दिया था, ठीक है ना, याद रखिएगा। एनी बेसेंट भी पटना विजिट की थी और यहाँ पे इन्होंने काफ़ी मदद किया था होम रूल लीग को स्टैब्लिश करने में, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 114 पे। क्वेश्चन नंबर 113 पे चलते, कहता है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार स्टोन एज केव पेंटिंग्स हैव नॉट बीन फाउंड। देखिए याद रखिएगा, नॉट पूछ रहा है, ठीक है ना, आपको बहुत ज़्यादा कंसर्न रखना है क्या पूछ रहा है, ठीक है। एग्जाम में ऐसे गलतियां होती हैं। देखिए नवादा में मिला था, कैमूर में मिला है, जमुई में मिला है, वेस्ट चंपारण में नहीं मिला था, ठीक है। तो देखिए इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो स्टोन एज की जो केव पेंटिंग्स है, वो पिक्चर आपको रिसीव हुई है कैमूर हिल से, नवादा और जमुई हिल से, कैमूर हिल से, नवादा हिल से, जमुई हिल से, ठीक है, याद रखना। कैमूर से भी मिली है, नवादा से भी इन्फॉर्मेशन मिली है, जमुई से भी मिली, लेकिन वेस्ट चंपारण से नहीं मिली है, ठीक है ना, याद रखेगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 114 पे। कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज द स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली एट प्रेजेंट। बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रेजेंट स्पीकर कौन है, ठीक है, तो ये आपको अवध बिहारी चौधरी जी हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो इनको ये जो इलेक्टेड है ना, वो 17वें स्पीकर हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के। अगस्त 2022 में इनको इलेक्ट किया गया। इससे पहले जो थे स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली जो थे ना, वो सीनियर भारतीय जनता पार्टी के लीडर विजय कुमार सिन्हा जी थे। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर विजय कुमार सिन्हा जी थे, ठीक है ना। अच्छा अब एक चीज़ जान लीजिए, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ना, वो महेश्वर हजारी जो हैं वो डिप्टी स्पीकर हैं, याद रखिएगा। बट विजय कुमार जो है ना, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है अभी, ठीक है ना। अब चलते 115 नंबर क्वेश्चन पे। कहता है रिसेंटली बिहार फर्स्ट वाटर स्पोर्ट्स जोन अम्वा माना
रिसेंटली बिहार का पहला वाटर स्पोर्ट जोन जिसको अम्बावाना कहते हैं, ये ओपन किया गया है टूरिस्ट लोगों के लिए। किस डिस्ट्रिक्ट में किया गया है ये? तो ये किया गया आपको वेस्ट चंपारण में, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब चलते हैं, देखिए मैथ्स के क्वेश्चन को तो करना नहीं है क्योंकि टाइम वेस्ट होगा फालतू का। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग मैथ्स अच्छे से कर रहे होगे, नहीं कर रहे हो तो RS अग्रवाल वाली बुक को उठाना है और अच्छे से कर जाना है, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम देना फालतू होगा, वीडियोस बहुत लंबी बन जाएगी, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बन जाती है, ठीक है। आप 1.5 की स्पीड से देख सकते हो चीज़ों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि हम लोग के पास टाइम नहीं है, कुछ भी बकवास नहीं करना है, ठीक है। 126 पे चलते हैं, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है? देखिए पहला चीज़ रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, वो तो रिकॉग्नाइज करते ही है पॉलिटिकल पार्टी को, नेशनल है कि नहीं है, तुम्हारी एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है ना। देखते सेकंड, फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल पार्टीज फॉर कैंपेनिंग ऑन ऑल इंडिया रेडियो, बिल्कुल ये प्रोवाइड करते हैं एक बेस जहाँ पे आप कैंपेन कर सकते हो, ठीक है ना, तो ये भी सही है बिल्कुल। रोकते भी हैं, जहाँ पे आचार संहिता लग गया वहाँ पे आपको क्या नहीं करना है, क्या रेस्ट्रिक्शंस है आपके लिए, जेन्युइन रेस्ट्रिक्शंस वहाँ भी रोकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए थर्ड ऑप्शन कह रहा है, ये तो पढ़ के ही कोई मार देगा, एडवाइजिंग द सुप्रीम कोर्ट इन रिस्पेक्ट टू इलेक्शन पार्टीशन, ऐसा कुछ भी नहीं है, एडवाइस करेंगे सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है ना। और कैंसिलेशन ऑफ इलेक्शन तो पॉसिबल है, बिल्कुल है, तो यहाँ पे सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछ रहा है, ठीक है। चलते क्वेश्चन 127 पे, कह रहा है द प्रोविजन ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया आपको ब्रिटेन से, याद रखिएगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया ब्रिटेन से, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, ये सब लिया गया है अमेरिका से, याद रखिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू जो आर्टिकल 32 होता है, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, ये सब लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करें हम लोग तो आयरलैंड से लिया गया है। अब प्रोविजन ऑफ कंकरेंट लिस्ट लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है व्हेन वाज द नेशनल पंचांग बेस्ड ऑन साक संवाद एडॉप्टेड फॉर ऑफिशियल यूज। जो साका संवत है ना, उसके द्वारा जो नेशनल पंचांग है उसको कब अडॉप्ट किया गया था ऑफिशियल यूज़ के लिए, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा 22 मार्च 1957 को अडॉप्ट किया गया था। कब किया गया था? 22 मार्च 1957 को, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129 पे, कह रहा है आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग एस्टीमेट कमेटी। तो इसके बारे में फॉल्स स्टेटमेंट बताना है एस्टीमेट कमेटी के बारे में, ठीक है ना। तो फॉल्स स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो याद रखिएगा, देखिए इसमें एक ही फॉल्स है, इसमें राज्यसभा के मेंबर इंक्लूडेड होते ही नहीं है, ठीक है ना, तो ये कट गया मेरा, बाकी सारा करेक्ट है। 1 साल का कमेटी होता है, लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी है और टोटल 30 मेंबर्स होते हैं इस कमेटी में, ठीक है ना। और एक चीज़ और जान लीजिए कि जो मेंबर ऑफ राज्यसभा को इंक्लूड नहीं किया था एस्टीमेट कमेटी में, जितने भी मेंबर्स ड्रॉन होते हैं इसमें वो सारे के सारे लोकसभा के होते हैं। चेयरमैन जो होते हैं इस कमेटी के वो नॉमिनेट किए जाते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इस कमेटी को क्यों बनाया जाता है, तो ये रिपोर्ट देती है टॉपिक्स लाइक रिड्यूस गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करने के लिए, इफिशियंसी कैसे लाई जाए ऑर्गेनाइजेशन में, और एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे इंप्रूव किया जाए, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130 पे, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स इज इश्यूड बाय द कोर्ट अगेंस्ट दोज पब्लिक ऑफिशियल्स व्हेन दे डू नॉट परफॉर्म देयर वर्क, ठीक है ना। तो याद रखिएगा मैंडेमस होता है, ये मैंडेमस होता है। मैंडेमस में क्या कहते हैं, लिटरली ऑर्डर्स देते हैं, ठीक है ना। इट लिटरली मीन्स वी गिव ऑर्डर्स, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ कंट्रोल इशू बाय द कोर्ट और टू पब्लिक ऑफिशियल्स टू आस्क देम अबाउट देयर एक्शंस एंड देयर डिनायल्स, ठीक है ना, कि क्या आप मना कर रहे हो, क्या आपके क्यों मना कर रहे हो, ठीक है ना। और एक चीज़ याद रखिएगा, इस रेट्स को मैंडेमस को किसी प्राइवेट इंडिविजुअल या एंटिटीज़ के लिए, ठीक है ना, नहीं हम लोग ला सकते हैं, ठीक है ना। याद, अब आगे बढ़ते हैं। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी, ठीक है ना। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई कोर्ट है ना, किसी कोर्ट में कोई केस चल रहा है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट उसको रोक सकता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, स्टार्ट करने से इनिशिएशन से पहले ही उसको रोकने की प्रोविजन कहते हैं, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131, कह रहा है अंडर द विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स जो है वो गिवन दिया था यूनियन टू सम स्टेट्स को। किस आर्टिकल के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो ग्रांट्स होते हैं ना, यूनियन देता है कुछ स्टेट्स को, ठीक है ना। तो ये कौन सा आर्टिकल है, ये आर्टिकल है आपको 275। आर्टिकल 275 जो होता है वो यूनियन ग्रांटिंग टू द सम स्टेट्स की बात होती है, ठीक है ना। अब चलते क्वेश्चन 132 पे। 132 क्या कह रहा है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जिसमें यह बताया गया कि अ प्रोविजन वाज मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब यही बात हो गई कि प्रेसिडेंट बाउंड है फॉलो करने के लिए किनकी एडवाइस को, तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, ठीक है। तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर हिज लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। यहाँ एडवाइजरी रोल होगा प्रेसिडेंट का, ठीक है ना। और 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एक बाउंड बना जो एक्सेप्ट करता है एडवाइस को कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होंगे वो प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट जो होंगे वो बाउंड होंगे उनको फॉलो करने के लिए, उनके एडवाइस को फॉलो करने के लिए, ठीक है ना। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 133 पे,
कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑथराइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट, ठीक है ना। तो किनको ऑथराइज किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कि नंबर ऑफ जजेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो ये सिंपल है, प्रेसिडेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 134 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात करते हैं, देखिए हाँ, ये आपको है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है ना, देखिए आर्टिकल 338 बताती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये आर्टिकल 338 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि वी विल हैव अ बॉडी ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है ना, याद रखिएगा। अच्छा एक चीज़ और समझते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में लाया गया था, ठीक है ना। पहले ओनली कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स था उसमें, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में है और कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है ना। नीति आयोग थिंक टैंक होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है ना। चलते क्वेश्चन 135 पे। 135 कह रहा है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग कॉल्ड द कस्टडियन ऑफ पब्लिक मनी, पब्लिक मनी की देखरेख करने के लिए गार्जियन कौन होता है। तो सिंपल सा कैग होते हैं भाई, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को ही तो कैग कहते हैं ना, याद रखिएगा। अच्छा इनकी टेन्योर होती है 6 साल या 65 साल, दोनों में से जो पहले आ जाए वो हो जाएगा, ठीक है ना। और ये अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है ना। चलते क्वेश्चन 136 पे कहता है बिटवीन विच टू प्लैनेट आर एस्टेरॉइड लोकेटेड। एस्टेरॉइड किसके किसके बीच में लोकेटेड है, ठीक है ना। तो ये लोकेटेड है आपको मार्स एंड जुपिटर के बीच में, ठीक है। मार्स एंड जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड लोकेटेड है, ठीक है ना। एस्टेरॉइड्स क्या होता है ये समझते हैं, छोटे छोटे स्मॉली रॉकी सेलेस्टियल बॉडी की ना, ये डिफरेंट साइज की बीच में एक बेल्ट होती है, ठीक है ना, याद रखिएगा। लेकिन हाँ किसी किसी की डायमीटर 1000 किलोमीटर की होती है, आपके लिए वो 1000 किलोमीटर, लेकिन स्पेस के लिए वो बहुत कम है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 137 कहते हैं द पोर्शन अबव द कोर इज कॉल्ड, कोर के ऊपर वाले पोर्शन को क्या कहते हैं। तो ये तो पता होना चाहिए, तो याद रखिएगा कोर के ऊपर वाले जस्ट पोर्शन को ना उसको हम लोग मेजोस्फेयर कहते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा मेजोस्फेयर जो होता है ना वो एक रीजन होता है मेंटल का एक रीजन होता है, कोर मेंटल क्रस्ट होता है ना, तो मेंटल का एक रीजन होता है जो जस्ट लाई करता है इमीडिएटली कोर के जस्ट ऊपर, ठीक है ना। तो याद रखना है इसको। 138 चलते हैं, कहता है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ बॉक्साइट। तो ये ओडिशा का है, ओडिशा जो है वो बॉक्साइट का लार्जेस्ट रिजर्व है। और एक चीज़ जान लीजिए, बॉक्साइट जो है ना वो ओर है जिससे हम लोग बनाते हैं एल्यूमिना, ठीक है ना, और एल्यूमिनियम, ठीक है ना। बॉक्साइट जो बेसिकली होता है ना वो हाइड्रेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, ठीक है ना। उड़ीसा के पास लार्जेस्ट एक्यूमुलेशन है इसके रिजर्व का, ठीक है। उड़ीसा जो है फर्स्ट स्टेट है इसके प्रोडक्शन का भी, ठीक है ना। अगर हम वर्ल्ड में बात करें तो इसका है गुनिया जो है, ग्यूनिया जो लार्जेस्ट रिजर्व है बॉक्साइट का पूरे वर्ल्ड में। जो पहली कंट्री प्रोडक्शन, अगर हम लोग फर्स्ट कंट्री की बात करें ना प्रोडक्शन की, तो वो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बॉक्साइट का, समझ गए 3-4 क्वेश्चन इसमें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31-39 कहता है मैनग्रोव फॉरेस्ट एरिया इज व्हाट परसेंटेज, बात कर रहा है मैनग्रोव फॉरेस्ट एरिया का, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। जितने भी मैनग्रोव्स हैं ना, मैनग्रोव्स देखिए याद रखिएगा, ये सुंदरबन जो है ना उसमें मैनग्रोव्स हैं। इसमें सुंदरी ट्री इसकी स्पेशलिटी है, सुंदरी ट्री। इसमें क्या होता है, जो इसके रूट्स होते हैं ना वो बाहर निकले होते हैं, सलाइन वाटर में वो बाहर की तरफ निकले होते हैं, और उसको कहते हैं ब्रीदिंग रूट्स, ये बाहर में ही सांस लेते हैं रूट्स, ठीक है ना, याद रखिएगा। मैनग्रोव फॉरेस्ट जो होता है वो क्लाइमेट के लिए बहुत अच्छा होता है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में बहुत मदद करता है, कार्बन सिक्विस्ट्रेट करता है, कार्बन को कंज्यूम करता है, कार्बन को ले लेता है हमारे एटमॉस्फेयर से जो एडिशनल कार्बन है, और हमारे एटमॉस्फेयर को वार्म होने से रोकता है। तो याद रखिएगा मैनग्रोव जो होता है एक तरीके का एपिसेंटर होता है, बहुत सारे ब्रीडिंग स्टेशन होते हैं जहाँ पर डिफरेंट जो इकोसिस्टम में जितने बहुत सारे स्पेसीज है ना वहीं ब्रीड करते हैं, ठीक है ना। तो मैनग्रोव्स एक तरीके से ब्लेसिंग्स है हमारे यहाँ, ठीक है। तो ये कितने परसेंट है इंडिया का, तो याद रखिएगा 0.1% जो है ना वो टोटल 0.15% है टोटल हमारे लैंड एरिया का। तो याद रखिएगा इंडियन फॉरेस्ट स्टेट रिपोर्ट जो है ना 2021 के तहत मैनग्रोव फॉरेस्ट था ना वो 4992 किलोमीटर है, ठीक है। 4992 किलोमीटर का पूरा मैनग्रोव्स एरिया है हमारे कंट्री में, ठीक है, याद रखिएगा, जो कि 0.15% है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का, ठीक है। अब देखिए चार लार्जेस्ट मैनग्रोव्स जो है हमारे इंडिया में, स्टेट या यूटी में मान लीजिए कहीं पे भी, तो पहला है वेस्ट बंगाल का, जो कि वेस्ट बंगाल सबसे बड़ा है। तो और एक चीज़ जान लीजिए, ये सिर्फ इंडिया का ही सबसे बड़ा नहीं है, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैनग्रोव है, याद रखिएगा 2114 किलोमीटर, ठीक है ना। और उसके बाद गुजरात है 1178 किलोमीटर, फिर अंडमान एंड निकोबार 616, और उसके बाद आंध्र प्रदेश 405 किलोमीटर, ठीक है ना। और अगर हम मैक्सिमम कवर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये 24 परगना जो वेस्ट बंगाल में है वहाँ पे 2030 किलोमीटर का ये रीजन है, आप समझ लीजिए, ठीक है। अब चलते 140 नंबर क्वेश्चन पे, कहता है दीज क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एट हाइट एल्टीट्यूड, 8000 से लेकर 12000 मीटर तक वो पतले होते हैं, और डिटैच्ड क्लाउड होते हैं जहाँ पे फीदरी अपीयरेंस होती है, मतलब पंख की तरह दिखेगी आपको, ठीक है ना। तो और ये हमेशा वाइट इन कलर होते हैं। ये स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है, तो ये आपको स्टेटमेंट है सर्कस सीरस क्लाउड से,
ठीक है। सीरस क्लाउड्स होता है, कुमुलस क्लाउड होता है, कुमुलोनिम्बस क्लाउड होता है, निम्बस क्लाउड होता है। तो ये सीरस क्लाउड की फीचर है कि ये एकदम फीदर्स की तरह दिखेंगे, 8,000 से 12,000 मीटर पे हाइट पे रहते हैं, पतले पतले दिखते हैं, कभी कभी स्काई में देखोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सीरस होता है। अब चलते हैं 141 पे। कहता है व्हेन एग्रीकल्चरल वर्क इज डन ऑन लार्ज साइज होल्डिंग्स विद द हेल्प ऑफ लार्ज मॉडर्न मैकेनिक्स देन व्हाट देखिए, अगर हम बहुत सारे मॉडर्न मैकेनिक्स को यूज़ करके हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एक्सटेंडेड एग्रीकल्चर, ठीक है। याद रखिएगा एक्सटेंडेड एग्रीकल्चर, ये एक्सटेंसिव फार्मिंग में आता है, ठीक है ना। आगे चलते क्वेश्चन 142 पे। कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग रिगार्डिंग साइक्लोन। देखिए, हमको पहले तो एक चीज़ सेलेक्ट करना है, हमको जानना क्या है इनकरेक्ट स्टेटमेंट किसके बारे में? साइक्लोन के बारे में, ठीक है। तो याद रखिएगा, देखिए साइक्लोन नेम्ड विलीज कम इन नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये एकदम सही है। विलीज जो होती है ना वो नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में आती है, ठीक है ना। अब देखिए द डायरेक्शन ऑफ विंड इन साइक्लोन इज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा है क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, यही तो दिक्कत है। अब देखिए समझते हैं इसके बारे में। हमेशा याद रखिए जो भी विंड की साइक्लोन की विंड होती है ना एंटी क्लॉकवाइज सदर्न हेमिस्फीयर में होती है, ठीक है ना। एक चीज़ समझ लीजिए, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात है, अगर हम लोग सदर्न की बात करें ना तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग नदर्न की बात कर लें, नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात कर लें, तो वहाँ पे आता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज की बात करेंगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, और अगर हम लोग क्लॉकवाइज की बात करेंगे तो सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, ठीक है ना। तो CSE ले लीजिए, क्लॉकवाइज लीजिएगा तो सदर्न में आएगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। कह रहा है इन दिस द विंड ब्लोज फ्रॉम आउटसाइड इनसाइड, बिल्कुल ये सही है। लो प्रेशर इज फाउंड एट द सेंटर ऑफ द साइक्लोन, बिल्कुल ठीक है। तो बाकी सारा स्टेटमेंट सही है। याद रखिएगा एक चीज़ आप ध्यान रख लीजिए कि एंटी क्लॉकवाइज अगर हम लोग साइक्लोन की बात करें ना मूवमेंट की, तो वो नॉर्थ में होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा। अगर हम लोग क्लॉकवाइज मोशन की बात करेंगे ना वो सदर्न हेमिस्फीयर में होगा। इस चीज़ को तुम गांठ बना लीजिए। अगर आप नहीं भी पढ़े हो वर्ल्ड ज्योग्राफी तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। 143 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। कहता है हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच द साउथ पोल। साउथ पोल पे पहुंचने वाले सबसे पहले पर्सन कौन थे? ये थे RM एम्युंडसेन। RM एम्युंडसेन जो थे वो सबसे पहले पर्सन थे जो साउथ पोल पे पहुंचे थे। हम लोग कुछ और समझ लेते हैं। रॉबर्ट पेरी जो थे वो नॉर्थ पोल की डिस्कवरी किए हैं, ठीक है। ये डिस्कवर किए नॉर्थ पोल, समझ लीजिए डिस्कवर नॉर्थ पोल की किए हैं, ठीक है ना। अब देखिए कोलंबस की बात करें तो वेस्टर्न आइसलैंड को फाउंड किए हैं, ठीक है, ठीक है ना। कैप्टन कुक की बात करें तो हवानियन आइलैंड है उसको ये फाउंड किए थे, ठीक है। चलते हैं 144 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है वेयर इज द इंडियाज लार्जेस्ट फर्टिलाइजर फैक्ट्री लोकेटेड इन द कोऑपरेटिव सेक्टर। तो इंडिया की लार्जेस्ट जो है ना फर्टिलाइजर फैक्ट्री जो है वो कोऑपरेटिव सेक्टर कहाँ पे लोकेटेड है? ये आपको फूलपुर एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे है, ठीक है ना। एक चीज़ और जान लीजिए, इफ्को जो है ना ये भी इंडिया में फर्टिलाइजर का काम करती है, ठीक है ना, जो कि गुड़गांव में उसकी मेन ऑफिस है। अब चलते हैं 145 पे। कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच कंट्री इज द बोर ट्राइब फाउंड। ये बोर ट्राइब जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है? ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करता है, याद रखिएगा साउथ अफ्रीका से, ठीक है ना। जो बोर होता है वो साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। देखिए मसाई ट्राइब की बात करें तो ईस्ट अफ्रीका या केनिया में पाया जाता है। अगर मसाई की बात करें हम तो वो ईस्ट अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है ना। और अगर हम बात करेंगे कालाहारी में तो उसमें बुशमैन पाए जाते हैं, बुशमैन, ठीक है ना। याद रखिएगा बुशमैन ये मोस्टली जो होता है ना वो बैट्स खाते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग माओरी ट्राइब की बात करें तो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। और अगर बिंडेऊ ट्राइब की बात करें तो वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये चार नाम बार बार सुन के याद कर लीजिए। बोर की बात करेंगे अगर हम तो साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मसाई की बात करें तो ईस्ट अफ्रीका, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं। कह रहा है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग स्कॉलर्स प्रोपाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशल इकोनॉमी तो किस बच्चा ही बता दिया, कार्ल मार्क्स, ठीक है। सोशलिस्ट इकोनॉमी वॉज गिवन बाय द कार्ल मार्क्स, ठीक है ना। ये एक जर्मन फिलोसफर थे, याद रखिएगा। अच्छा, इनकी एक फेमस बुक है दास कैपिटल, याद रखिएगा। और ये सोशलिस्ट इकोनॉमी पे बेस्ड है। गवर्नमेंट के कंट्रोल डिमांड सप्लाई प्राइस जो आउटपुट पे इफेक्ट करता है ना उस पर इन्होंने लिखा है, ठीक है। अच्छा, ये जो सोशलिस्ट इकोनॉमी का जो कंसेप्ट है ना वो सबसे पहली बार अपेयर हुआ था रशिया में। उस वक्त सोवियत यूनियन था, ठीक है ना। कब? तो बोल्शेविक जो रिवॉल्यूशन हुआ था ना 1970 में, उसी के वक्त, ठीक है ना। अब चलते हैं 147 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI की कौन सी बेस नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए इसकी पॉवर्टी इंडेक्स नहीं है, पॉवर्टी इसकी कोई फैक्टर नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग समझते हैं HDI के बारे में। देखिए हाँ, ह्यूमन HDI की जो इंडेक्स है ना उसको कॉइन किया गया एक इकोनॉमिस्ट थे जिसका नाम था महबूब उल हक, ठीक है ना। इनको पहली बार किया गया और ये किया था 1990 में, ठीक है ना। इसके अंदर में 3 वेरिएबल को इंक्लूड किया जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, रेवेन्यू। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि ये ओवरऑल एवरेज लाइफ कितना जीते हैं वहाँ के लोग, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी के लोग, ठीक है ना। देखिए द ह्यूमन इंडेक्स रिलीज बाय UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा निकाला जाता है 1990 से हर साल, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो इनकम है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन है, बट पॉवर्टी नहीं है, ठीक है ना। इसका खास ख्याल रखना है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। BPSC 68 प्रीलिम्स क्वेश्चन, पेपर लीक हो गया फिर से। चलिए 148 पे चलते हैं। देखिए कह रहा है ऑन द सजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP को इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। कौन सी कमेटी थी जिनके
जिनके कहने पे किया गया था, ये किया गया था दंतवाला कमेटी के द्वारा, ठीक है। दंतवाला कमेटी जो था वो एमएसपी लगाया गया था। देखिए ये एमएसपी जो ना शुरू में 23 क्रॉप पे लगा था इंडिया में, ठीक है, अनाउंस किया गया था, ठीक है ना, और इसके कॉस्ट और प्राइस को डिसाइड किया गया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 149 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में के इंस्ट्रूमेंट में किसको इंक्लूड नहीं किया गया है, तो देखते हैं। देखिए टैक्सेशन को तो किया गया है, पब्लिक डेप्ट को भी किया गया है, पब्लिक एक्सपेंडिचर को किया गया है, न्यू करेंसी को भी किया गया है। तो इसमें चारों के चारों हैं, तो नन ऑफ द अबव है ऐसे जिसको इंक्लूड नहीं किया गया है, तो ऑप्शन ही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 150 पे। 150 एंड लास्ट क्वेश्चन। देखिए पढ़ाने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है ना, लगभग 2 घंटा मुझे बोलना पड़ता है। अगर आपको लगता है मेरा कंटेंट सही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, ठीक है। सिर्फ देख के निकल जाते हो, बहुत आपको लगता है ना कि कंपटीशन बहुत टफ है। देखिए ये जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ वो आप तभी सुनोगे जब आप लास्ट में आओगे, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, लड़के क्या करते हैं, वीडियो सेव कर लेते हैं या 20 मिनट देखे चले गए, उनका मन ही नहीं लगता। तो कंपटीशन अगर देखा जाए तो क्रीम्स में ही है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो आप समझिए अगर आप लास्ट तक आ रहे हो तो आप कंपटीशन में हो, ठीक है। देखिए विद रेफरेंस टू द इन्फ्लेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगर हम लोग महंगाई की बात करें, इन्फ्लेशन की बात करें, तो इस स्टेटमेंट्स को देखते हैं, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, हाँ इसमें क्या कह रहा है, देखिए पहले फॉल्स पूछ रहा है ना, इसमें कौन सा फॉल्स है तो देखते हैं। कहता है हाई इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द इनफ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर आप बताइए महंगाई बढ़ा दोगे, आप टैक्स बढ़ा दोगे, ठीक है, महंगाई बढ़ जाएगी, तो बाहर से जो लोग एक्सपोर्ट जो सामान ला रहे हैं वो क्यों लाएंगे भाई, वो तो कम ही कर देंगे ना, उसको तो कम ही कर देंगे क्योंकि उन पे टैक्स ज़्यादा, टैक्स बर्डन ज़्यादा पड़ रहा है। तो ये तो एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है। अब कह रहा है इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज इन द इंडियन मार्केट। देखिए अगर महंगाई बढ़ गई तो क्या आप सामान खरीदते बिखरोगे क्या, बिल्कुल नहीं खरीदोगे, आप रोक दोगे, बोलोगे जब सस्ता होगा तब कर देंगे, तो बिल्कुल दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। तीसरा बोल रहा है कि एक्सपोर्ट्स इंक्रीज इन केस ऑफ इन्फ्लेशन। देखिए एक्सपोर्ट्स बढ़ जाती है, तो ये फॉल्स है, बिल्कुल फॉल्स है, ठीक है। तो ये बिल्कुल फॉल्स है। एक्सपोर्ट इंक्रीज कर जाएगी क्या है, तो डिक्रीज हो जाएगी ना। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन होगा बी हमारा करेक्ट। दिस इज ऑल अबाउट 150 क्वेश्चन ऑफ बीपीएससी कंप्लीट फुल एंड टेस्ट सीरीज। और आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, ये जो टेस्ट सीरीज है वो परफेक्शनाइज की है, मेरे द्वारा डिज़ाइन नहीं किया गया है। अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, इसकी पीडीएफ मैं अभी जस्ट डाल देता हूँ। दिस इज ऑल अबाउट मी एंड लेट्स सिंप्लीफाई ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ आवर प्रिपरेशन, बीपीएससी सिंप्लीफाइड।